हेलो एवरीवन। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 22 जनवरी सेकंड शिफ्ट फिजिक्स पेपर। तो लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस किया था 21 जनवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर। आज अपन सेकंड शिफ्ट डिस्कस कर रहे हैं 22 जनवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला गया भाई, एप्सिलॉन नॉट ई एंड टी रिप्रेजेंट्स द फ्री स्पेस, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम। परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम। तो अपने को कैलकुलेट करें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई बाई टी। कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड के डेटा गिवन है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर के डेटा है और अपने को बोला गया इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, चलिए चेक करते हैं। तो अपने को मेनली इसका चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करें भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या इसको बोल सकते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, यस और नो। क्या इसको फर्दर बोल सकते हैं के, ये हो गया 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, यस और नो, बिल्कुल। अब अपने पास रिक्वायरमेंट क्या है, एप्सिलॉन नॉट ई बाई टी, ये अपने को चाहिए एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करें, एप्सिलॉन नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दिस बिकम एप्सिलॉन नॉट इनटू ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 आर स्क्वायर, ये हो गया क्लियर। तो एप्सिलॉन नॉट ई ये हो गया क्यू नॉट क्यू स्क्वायर, दिस इज क्यू 4 आर स्क्वायर, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, क्लियर। अब यहां पे एक और चाहिए टी यानी टाइम। तो अगर इसको टी से और बात करते हैं तो भाई एप्सिलॉन नॉट ई बाई टी ये बनेगा अपने पास क्यू 4 आर स्क्वायर इंटू टी। इसका चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट। अगर इसकी बात करें तो दिस व्हाट, ये हो गया सर क्यू, यूनिट ऑफ क्यू ये हो गया कूलम, डिवाइड बाय यूनिट ऑफ टाइम ये हो गया सेकंड, यूनिट 4 यूनिटलेस बना आर, आर स्क्वायर हो गया डिस्टेंस यानी मीटर स्क्वायर। क्या हम बोल सकते हैं सर ये बन गया अपना यूनिट की बात करें इसका, जैसा पूछा गया अपने को सर इसका ऐसा यूनिट हो गया अपने पास व्हाट, कूलम पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। और वी कैन से सर कूलम पर सेकेंड, दिस व्हाट, दिस इज द यूनिट ऑफ करंट, कूलम पर सेकेंड दैट इज एम्पियर। तो दिस इज यूनिट ऑफ करंट एम्पियर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, दिस इज व्हाट एसआई यूनिट। और अगर बात करें डायमेंशन फॉर्मूला मेंशन करना है तो ये व्हाट A1L - 2, तो इसका अपने पास डायमेंशन फॉर्मूला आ चुका है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और A1L - 2 दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा आंसर सी। ओके, तो एक सिंपल आसान क्वेश्चन है जो कि डायमेंशनल फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 बोर्ड पे है अपने पास, चलो रीड करते हैं इसको। यूजिंग ए सिंपल पेंडुलम experiment G is determined by measuring its time period T. Which of the following plots represent the correct relation between length and time period? बेसिकली क्वेश्चन क्या है अपने पास, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें अपने को टाइम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड एंड लेंथ इनके बीच का चाहिए ग्राफ। ओके, चलिए देखते हैं इसको। जैसा अपन जानते हैं कि अगर ये सिंपल पेंडुलम लेट सपोज लेंथ L, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज व्हाट 2π√L/G, जानते हैं सब अपन, बिल्कुल। तो टाइम पीरियड अगर ये आ चुका है तो अपन क्या अपने टी स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि अपने पास रिक्वायरमेंट है टी स्क्वायर का। तो जैसे स्क्वायर किया तो दिस व्हाट 4π²L/G, क्लियर फ्रेंड्स। यहां से क्या बोल सकते हैं सर टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू L, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू L, यहां तक अपन आ चुके हैं। अब अगर ऑप्शंस में देखा जाए अपने को ग्राफ पूछा गया 1/t² ग्राफ, किसका 1/t², यानी y एक्सिस पे अपने को चाहिए 1/t², क्लियर। तो अपने पास टी स्क्वायर है, क्या इसका रेसिप्रोकल किया जाए, बिल्कुल करें। तो 1/t² प्रोपोर्शनल टू 1/L, क्लियर बात, ओके। तो यहां से ध्यान से देखो 1/t² ये है y एक्सिस पे और ये जो L है अपने पास x एक्सिस पे, 1/, ओके L ये है x एक्सिस पे बोल सकते हैं।
दैट इज, अगर ध्यान से बोला जाए तो 1/t² ये रिप्रेजेंट करा y एक्सिस को, और 1/l यानी l ये करा x को। अगर x पे l है तो दिस शुड बी x। तो यहां से कंक्लूजन निकाला जाए तो सिंपल इट शुड बी y प्रोपोर्शनल टू 1/x। कैसा रिलेशन है? इट्स सिमिलर टू y प्रोपोर्शनल टू 1/x, और y प्रोपोर्शनल टू 1/x का जैसे जानते हैं तो इसका ग्राफ होना चाहिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा ग्राफ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो y प्रोपोर्शनल टू x ये वाला ग्राफ आएगा। वी कैन से कि सर y हो गया 1/t², x हो गया 1/l। तो यहां से ग्राफ आएगा आपका दिस इज ग्राफ शुड बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां से ऑप्शन जाए तो आंसर आ गया फ्रेंड्स बी। तो ये भी एक इजी आसान क्वेश्चन है जो कि बेस्ड था सिंपल पेंडुलम पे। यस और नो? चले, ये है क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 अपने पास स्क्रीन पे है, रीड करते हैं इसको। क्या बोला गया भाई? कंसिडर टू बॉक्सेस कंटेनिंग आइडियल गैस A and B, okay, gases A and B, such that their temperatures, pressures and number of densities are same. Temperature, pressure and density are same. The molecular size of A is half that of B. ये टाइम का डेटा है, काम का डेटा आएगा। मोलिकुलर साइज ऑफ A is half of B and mass of molecule A is 4 times is B that of B. If the collision frequency in gas B is this, then collision frequency of A. मैंने क्या किया, मैंने आपको कुछ डेटा गिवन गैस A और B का, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन तौर पर बोला गया कि B का अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी गिवन है तो अपने को रिक्वायरमेंट है कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ A। क्या चाहिए फ्रेंड्स? कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ A। देखिए, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, जैसे अपने कैटेगरी में पढ़ा था अपने, क्या बोलते हैं सर? अपन दो टर्म पढ़ा था, मीन फ्री पाथ। कौन सा पाथ? मीन फ्री पाथ। और एक क्वांटिटी एक और पढ़ा था अपन ने, एवरेज स्पीड। यस नो? जैसे अपन पढ़ते हैं कि सर अगर दो मॉलिक्यूल है, अगर कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो मॉलिक्यूल का बार बार कोलिजन होगा, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ओके, तो सर लेट्स से ये हो गया इसका मीन फ्री पाथ, लैम्डा मीन। क्लियर गया? तो एक कोलिजन यहाँ होगा, नेक्स्ट कोलिजन यहाँ होगा, तो दो कोलिजन के बीच का एवरेज सेपरेशन, और इनके बीच में जो स्पीड है उसको अपन ले रहे हैं एवरेज स्पीड, वी एवरेज। क्लियर क्या? तो क्या बोल सकते हैं कि सर दो कोलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल, टाइम डिफरेंस, तो टाइम डिफरेंस दो कोलिजन के बीच का हो गया डेल्टा टी, डिस्टेंस बाय स्पीड। हो सकते हैं क्योंकि अपना गैस मॉलिक्यूल का ऑलमोस्ट स्पीड कांस्टेंट मान के चले, यूनिफॉर्म स्पीड, तो डिस्टेंस ये हो गया लैम्डा मिनिमम और एवरेज स्पीड, मीन फ्री पाथ। ओके, क्या अपन बोल सकते हैं सर मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन याद है अपने को? बिल्कुल याद है सर। मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन था 1/√2π(n)d²। सही बात। और एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन याद था अपने को, दिस इज √8RT/πm, √8RT/πm। तो अगर इसको पुट किया जाए तो मीन फ्री पाथ दिस इज व्हाट, √2π(n)d² इनटू एवरेज स्पीड, ये स्टूडेंट्स था 8RT/πm बोल सकते हो। तो यहां से टाइम इंटरवल, टाइम डिफरेंस, दिस इज व्हाट, दिस इज दिस शुड बी टाइम डिफरेंस। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दे तो यहां से आएगा फ्रीक्वेंसी। अब यहां से देखिए क्या क्या क्वांटिटीज कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट। तो टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर दीज आर कांस्टेंट। इनको हटाओ, क्या क्या वेरिएबल है? एक मोलिकुलर साइज दैट इज डायमीटर, ये वेरिएबल दोनों का डिफरेंट है। दूसरा मोलिकुलर मास, ये भी डिफरेंट है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में अपने पास जो गैस ए और बी है उनका टेम्परेचर और टेम्परेचर डिफरेंट है, तो डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट है, दूसरा डेंसिटी डिफरेंट है। अब अगर इसकी बात करें यहां से, क्या बोल सकते हैं कि सर मोलिकुलर मास और अपना डायमीटर डिफरेंट है, तो टाइम डिफरेंस शुड बी प्रोपोर्शनल टू √m/d²। क्लियर? यहां से अगर बढ़े तो क्या से फ्रीक्वेंसी बोलना चाहिए, सर फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इंटरवल या टाइम पीरियड, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू d² /√m।
यस और नो? अगर यहाँ से और अगर थोड़ा आगे बढ़े तो सर ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। तो रेशियो अगर कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स अपन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, दिस इज व्हाट, डायमीटर के प्रोपोर्शनल डी ए बाई डी बी होल स्क्वायर इनटू रूट एम के इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो वी कैन से दिस इज शुड बी एम बी बाई एम ए इस पूरे का रूट। क्लियर है? अगर डेटा पुट किया जाए यहाँ पे क्या बोल सकते हैं सर, एफ ए वी हैव टू कैलकुलेट, एफ बी ये डेटा प्रोवाइड अपने को 32 10 to power 18, दिस इज व्हाट, डी ए डायमीटर ऑफ ए इज हाफ ऑफ बी, ए का डायमीटर बी का हाफ है। लेट्स से बी का डायमीटर अगर डी है तो ए का डायमीटर क्या डी बाई 2 करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ओके, नाउ मासेस की बात करते हैं। तो मासेस के लिए क्या इंफॉर्मेशन है भाई, मासेस का देखो ये रहा, मास ऑफ मॉलिक्यूल ए इज 4 टाइम्स ऑफ बी, मास ऑफ ए इज 4 टाइम्स ऑफ बी। अगर बी का m मानते हैं तो a का मास हो गया 4m, चलिए पुट करो, तो मास ऑफ m, लेट्स b का मास m, तो इसका मास हो गया 4m, इसका स्क्वायर रूट। क्लियर? तो यहां से अगर और सिंपलीफाई करें फ्रेंड्स तो ये d से d गया, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, यहां से 1/2 बाहर आएगा, तो दिस इज 1/4 इंटू 1/2, ये होना चाहिए 1/8। तो यहां से ये रिलेशन आ गया एफ ए अपॉन दिस इक्वल टू 1/8। तो इसको यहां से सिंपलीफाई कर सकते हैं, इसको इसमें यूज करते हैं इसको, तो एफ ए व्हाट, दिस शुड बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, 32 10 to power 18 इंटू 1/8, और सिंपलीफाई करें ये 4 टाइम्स, तो दिस इज 4 इंटू 10 to power 18, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 4 इंटू 10 to power 18 हर्ट्ज। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आंसर स्टूडेंट्स अपने पास आंसर बी। ओके, ये साइड थोड़ा ये 18 यहाँ पे है सब में। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर बी। ओके, तो ये क्वेश्चन था अपना केटीजी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 अपने पास स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 29 बेसिकली अपने पास है रोटेशनल मोशन, जैसे डायग्राम दिया गया अपने को। चलिए रीड करते। ए यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड मास 20 m, मास 20 m, डेटा को अंडरलाइन करते हैं भाई, लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ओके, 2 पॉइंट मासेस m and 2m, ये m and 2m आर मूविंग इन अपर डायरेक्शन। ओके, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड विद स्पीड v इन सेम डायरेक्शन। तो इनका स्पीड सेम भाई, इसका स्पीड v है तो इसका स्पीड भी v है। चलिए, these masses strike the bar simultaneously and get stuck to it. After collision, the entire system is rotating with angular speed omega, the ratio of v and omega. बेसिकली जैसे इंफॉर्मेशन गिवन अपने को, ये 2 पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते आ रहे हैं और ये रोड से कोलाइड किया, कोलिजन के बाद स्टक हो गए। स्टक जैसे हुआ तो स्टक होने के बाद कोलिजन के बाद ये पूरा रोड रोटेट करेगा, पूरा रोड क्या करेगा, रोटेट। अगर रोटेट करेगा तो इसमें आएगा एंगुलर स्पीड। तो कोलिजन के पहले मॉलिक्यूल्स के पास, पार्टिकल के पास है लीनियर स्पीड, आफ्टर कोलिजन होल सिस्टम रोटेट्स ड्यू टू विच इसके पास आएगा एंगुलर स्पीड, और अपने को कैलकुलेट करना है वी एंड ओमेगा का रेशियो। यस और नो? स्टूडेंट जैसे अपन देख रहे हैं इसमें, अगर इस सिस्टम की बात करें ड्यूरिंग कोलिजन, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का अगर फोर्सेस की बात करें तो दोनों का टॉर्क आएगा इक्वल एंड ऑपोजिट, कुल मिला के एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम शुड रिमेन्स कंजर्व। इफ external torque on a system is 0, then we can say angular momentum of system should be conserved. Yes or no? अगर angular momentum conserve करे, that is initial angular momentum should be equal to final angular momentum. सही बात है? चलो यूज करते हैं इसको। तो जैसे डायग्राम फिर से अगर ड्रॉ करें एक बार, तो ये इनिशियल कुछ ऐसा पैरामीटर है, देखिए तो दिस इज mass 2m moving with speed v, mass m moving with speed a, this is axis of rotation। ये है इनिशियल। फाइनल अगर बात करें,
फाइनल कंडीशंस की व्हाट, ये पार्टिकल यहां स्टक हुआ, ये पार्टिकल यहां स्टक हुआ और अपने पास दोनों की वजह से ये सिस्टम रोटेट करेगा इस एक्सिस के अबाउट, लेट से एंगुलर स्पीड ओमेगा, यस और नो। चलिए तो यूज करें बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स चेक करते हैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम व्हाट, पहले अच्छा इनिशियली दोनों पार्टिकल ट्रांसलेशन मोशन में, ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन एंगुलर मोमेंटम जैसे सीखा इट शुड बी आर परपेंडिकुलर इनटू पी, तो क्या बोल सकते हैं सर इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस ये आर परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है सर। यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ से अगर फर्स्ट की बात करें एंगुलर मोमेंटम, फर्स्ट का हो गया सर आर परपेंडिकुलर, यहाँ से दिया 2 इंटू मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी 2 mv। सेकेंड पार्टिकल का सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 इंटू वेलोसिटी mv है ना मोमेंटम, ये हो गया इनिशियल। और रोड सिंस रेस्ट में था तो इसका एंगुलर मोमेंटम 0 होना चाहिए, ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। दिस शुड बी इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। देखो भाई क्या सिस्टम रोटेट करेगा, बिकॉज ऑफ रोटेशन एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, सही है। चलिए पुट करें भाई आई ओमेगा, तो अगर आई की बात करें स्टूडेंट्स में आई किस सिस्टम में आई क्या क्या अपने पास, एक तो रोड प्लस 2 पार्टिकल्स, एक अपने पास रोड है, रोड का इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, क्या ml²/12, और पार्टिकल्स का यहाँ से इस एक्सिस से बात करें पॉइंट पार्टिकल है तो mr²। चलिए पुट करें तो आई, अगर यहाँ पे आई पे जाए तो रोड का हो गया सर ml²/12, मास रोड का मास ये रहा 20 m, एल कितना मेरे पास 12 सेंटीमीटर, तो दिस इज ml²/12 प्लस पार्टिकल 1 का mr², तो मास 2m, डिस्टेंस 2² प्लस इस पार्टिकल का जिसका मास m है, तो m यहां से डिस्टेंस हो गया सर 4, तो m ये हो गया 4 इस पूरे का स्क्वायर इंटू ओमेगा, क्लियर। अगर इसको सिंप्लीफाई करने जाए अपन तो इट्स व्हाट, ये हो गया 4 mv इट शुड बी 8 mv, दिस इज व्हाट। अगर सिंप्लीफाई करें इसका ये 12 का 144 12, तो 12 इंटू 20 240 m, ओके दिस इज 4 2 जा 8 m, आगे गए 16 m इंटू ओमेगा, सिंपल कैलकुलेशंस करें तो 240, दिस इज व्हाट 16 8 24 240, 24 प्लस 240 तो शुड बी 264, तो 8 mv m ओमेगा, क्या m से m कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही, तो अगर m से m कैंसिल हो गया तो 8v दिस इज 264 ओमेगा, तो यहां से v बाई ओमेगा शुड बी 264/8, तो स्टूडेंट्स ये क्या बना 8 3 24 2 8 3 24, इट शुड बी 33, तो रेशियो ऑफ v एंड ओमेगा शुड बी 33, तो आंसर स्टूडेंट्स आएगा आंसर ए। तो अपने पास ये क्वेश्चन था रोटेशनल मोशन बेस्ड ऑन टॉपिक ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ओके। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 29। तो यहां से आगे की मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, ओके। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30, चलिए स्टूडेंट्स रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पास क्या है, 3 स्मॉल आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ वाटर हैविंग सेम चार्ज, ऑल हैव सेम चार्ज, आइडेंटिकल बोला गया दैट इज ऑल हैव सेम रेडियस एंड सेम चार्ज on each coalesce to form a bigger bubble, okay, then find the ratio of potential on one initial bubble to that of resulted bigger bubble। क्या बोला गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 आइडेंटिकल बबल्स है,
ऑल हैविंग सेम चार्ज एंड सेम रेडियस, ये तीनों कंबाइन किया गया है तो बनेगा फाइनल बबल। इस बिगर बबल का पोटेंशियल, ओके, रेशियो पूछा गया, इनिशियल बबल एंड फाइनल बिगर बबल का पोटेंशियल रेशियो। ओके, चलिए इसको बेटर वे में समझते हैं डायग्राम से। अगर डायग्राम समझा जाए तो लेट्स से दीज थ्री आर आइडेंटिकल बबल्स, लेट्स सपोज ईच हैविंग चार्ज q एंड ईच हैविंग रेडियस r। क्लियर? अगर इनको कंबाइन किया गया तो अपन जानते हैं सर ये बिगर बबल ऑफ रेडियस r। क्लियर? क्लियर? चलिए यहां से अगर बोला जाए क्या बिगर बबल के चार्ज की जब बात करेंगे तो चार्ज की जब बात करते हैं तो इनिशियल जितना चार्ज था ये चार्ज होना चाहिए कंजर्व, तो चार्ज ऑलवेज कंजर्व, तो बाय डिफॉल्ट चार्ज कन्वर्जन से बोल सकते हैं सर इनिशियल चार्ज हो गया सबका सम दैट इज 3q, तो आफ्टर कॉम्बिनेशन चार्ज आल्सो कंजर्व, तो इसका चार्ज होना चाहिए 3q, सिंपल चार्ज कंजर्वेशन। तो इनिशियल चार्ज q q q 3q, तो फाइनली भी आएगा इन सबका सम 3q। अब आपको चाहिए रेडियस। देखिए अगर रेडियस की जब बात करते हैं तो रेडियस में हम जानते हैं कि सर यहाँ रहेगा वॉल्यूम कंजर्व, तो बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन वी कैन कैलकुलेट रेडियस। चलिए तो यूज करो भाई बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन, तो इनिशियल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन, तो v इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल। इनिशियल वॉल्यूम क्या भाई, स्पेरिकल ड्रॉप, तो वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, इनिशियल एक ड्रॉप का वॉल्यूम इंटू 3 क्योंकि 3 आइडेंटिकल्स है। फाइनल क्या, फाइनल रेडियस r है, तो वी कैन से इट्स वॉल्यूम शुड बी 4/3 पाई कैपिटल r क्यूब। तो फ्रेंड सिंपल से अगर बात करें ये कैंसिल आउट होगा, तो कैपिटल R क्यूब इक्वल टू 3 स्मॉल r क्यूब। अगर यहां से क्यूब रूट करें तो r शुड बी 3 इंटू r, ये हो गया रेडियस। सिंपल बात। चलिए यहां से अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या अपन पोटेंशियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप क्या, इसको बोलता हूं मैं स्मॉल ड्रॉप, ईच ऑफ स्मॉल ड्रॉप, तो इसका पोटेंशियल होना चाहिए जैसा हम जानते हैं KQ/R। पोटेंशियल ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप इज KQ/R। सिमिलरली पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए K चार्ज कैपिटल Q बाय रेडियस R। ये हो गया। अब क्वेश्चन वापस रीड करते हैं, क्या चाहिए अपने को, अपने को चाहिए रेशियो पोटेंशियल ऑन वन इनिशियल बबल टू द रिजल्टेड बिगर बबल, दैट इज वी हैव टू डिटरमाइन पोटेंशियल ऑन स्मॉल ड्रॉप डिवाइड बाय पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। ये सिंपल चाहिए अपने को। चलिए डेटा पुट करते हैं। अगर डेटा पुट करें स्मॉल ड्रॉप का KQ/R, बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल K कैपिटल Q, क्या कैपिटल Q को बोल सकते हैं 3Q, बिल्कुल बोल सकते हैं, तो दिस इज 3Q/R। अगर अपन बड़े ध्यान से देखें तो K से K कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, तो दिस इज व्हाट, अच्छा रेडियस इसका बिगर R रखना पड़ेगा, R रेडियस रखो भी, तो दिस इज रेडियस R। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये आ चुका है R/3, क्या आ चुका भाई, R/3 ऑल्सो डिवाइड बाई स्मॉल r, यस और नो। अगर यहां से और बढ़ा जाए तो देखो R की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे R का वैल्यू पुट किया जाए तो क्या बनेगा 3 की पावर 1/3, दिस इज स्मॉल r, दिस इज 3 स्मॉल r, तो R से R कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 की पावर 1/3 बचा और ये 3 बचा नीचे, क्या अपन सिंपल बोल सकते हैं जस्ट सर ये बचेगा 3 1/3 टू द पावर 2/3, तो रेशियो शुड बी 1/1 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2/3, दैट इज रेशियो 1 रेशियो 3 की पावर 2/3, दैट इज यहां से चेक करो भाई आंसर डी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था अपने पास कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां पे पर्टिकुलर टॉपिक था अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 अपने स्क्रीन पे है, चलिए रीड करते हैं अपने पास क्या बोला गया है। इन पैरेक्सल मेथड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट शुड बी, ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी प्लेस्ड, मतलब कॉनकेव मिरर के लिए पैरेक्सल मेथड है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स एक बात समझो कि अगर हम इसकी बात करें फोकल लेंथ कैलकुलेशन में तो अपने को ऑब्जेक्ट वहां रखना चाहिए जहां पे उसका इमेज बने रियल, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऐसा होना चाहिए जिसके कोरस्पोंडिंग इसका इमेज रियल होना चाहिए। अगर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए अपने यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये अपने पास है कॉनकेव मिरर,
जहां जैसे जानते हैं ये हो गया पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ये इनफाइनाइट। तो अपने को ऑब्जेक्ट इस तरह से रखना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज रियल होना चाहिए, यस और नो। तो अगर अपने को इमेज रियल लाना है तो भाई ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बियॉन्ड फोकस, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड फोकस कहीं पे भी रखो, इनफाइनाइट और फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस करो, हर एक पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज रियल ही बनेगा। और जैसे अपन जानते भी एक और पॉइंट कि अगर ऑब्जेक्ट को आप पोल और फोकस में के बीच में रखते हो तो इमेज बनेगा वर्चुअल। क्या बनेगा? वर्चुअल। बट यहाँ पे अपने को ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज रियल चाहिए, और इमेज रियल चाहिए तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड फोकस, इनफाइनाइट एंड फोकस के बीच में होना चाहिए। चलो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखो भाई, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉसिबिलिटी है, आप एफ के बाहर कहीं रख सकते हो, इनफाइनाइट फोकस के बीच में, ये भी हो सकता है। एट एनी पॉइंट बियॉन्ड द फोकस, ये जरा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्या है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं हो सकता है ओनली, तो मोस्ट बिटवीन द पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के लिए तो वर्चुअल हो जाएगा, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। ये अपने पास पार्शियल करेक्ट है, कंप्लीट करेक्ट नहीं, पार्शियल है। ये भी पार्शियल करेक्ट है, कंप्लीट करेक्ट है ऑप्शन बी। देखो भाई ए और सी करेक्ट है बट पार्शियल करेक्ट है, वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है, बट इसमें से मोस्ट करेक्ट ऑप्शन बी आपका, जो कि कंप्लीट बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बियॉन्ड फोकस, यानी फोकस और इनफाइनाइट के बीच कहीं रख सकते हैं जिससे कि इसका इमेज बनेगा रियल। क्लियर? तो इस केस में होना चाहिए ऑब्जेक्ट शुड बी बियॉन्ड एफ और इन बिटवीन एफ एंड इनफाइनाइट। चलिए फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आएगा अपना आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। ओके, चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्या बोला गया? द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, ये देखिए स्मॉलेस्ट लैम्डा मिनिमम, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज is 91. The difference between the largest wavelength, okay, this is largest of the Parsons series and Balmer series is, okay. चलिए, तो अपन को लाइमन सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ गिवन है और पूछा गया डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर एंड पार्सन सीरीज। तो ये बेसिकली क्वेश्चन किसका अपने पास? एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए रीड ड्रॉ करते हैं इसका डायग्राम। देखो फ्रेंड्स, तो भाई अगर इसको ड्रॉ किया जाए, लेट्स से ग्राउंड स्टेट, तो लेट्स से नेमिंग करें तो N1 2 3 एंड लेट्स सपोज ये इनफाइनाइट स्टेट, ओके, ये हो गया इनफाइनाइट। अच्छा, अगर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, जैसे सुन जानते हैं स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, तो एनर्जी शुड बी मैक्सिमम, और एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहिए इनफाइनाइट से ग्राउंड स्टेट 1 में। लाइमन सीरीज में अगर आपको वेवलेंथ मिनिमम चाहिए, वेवलेंथ स्मॉलेस्ट, तो एनर्जी मैक्सिमम, और एनर्जी मैक्सिमम तब होगा जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से ग्राउंड स्टेट में जंप करे, तो उस केस में लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ आएगा मिनिमम। तो अगर इसके वेवलेंथ की बात करें, क्या अपन बोल सकते हैं कि सर वेवलेंथ 1 बाई लैम्डा, दिस इज व्हाट आर जेड स्क्वायर, 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, यस और नो? बिल्कुल। अब अगर लाइमन की बात करें तो लेमडा मिनिमम फॉर लाइमन, देखिए इधर लेमडा मिनिमम फॉर लाइमन, तो क्या इसके लिए बोल सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से तो n2 इनफाइनाइट, थोड़ा सा इसे लिखते हैं n2 इनफाइनाइट, और ग्राउंड में आएगा तो n1 1, n1 क्या आएगा भाई? 1 आएगा। जस्ट पुट करो इस एक्सप्रेशन में, तो 1 बाई लेमडा, लेमडा दिया अपने को 91 नैनोमीटर, तो 1 बाई लेमडा 1 बाई 91, दिस इज व्हाट आर जेड स्क्वायर, 1 बाई n1, दिस इज 1 का स्क्वायर, 1 बाई n2 इनफाइनाइट स्क्वायर। तो सिंपली अगर सोल्व करते हैं इसको तो ये बनेगा 1 बाई 91, दिस इज आर जेड स्क्वायर, तो ये आर जेड स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया भाई? पार्सन एंड बाल्मर का मैक्सिमम वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ मैक्सिमम तब होगा जब एनर्जी मिनिमम हो, यस और नो? बिल्कुल सही।
और एनर्जी मिनिमम होने के लिए इलेक्ट्रॉन जस्ट एक स्टेट ऊपर से आना चाहिए। मिनिमम केस में इलेक्ट्रॉन एक स्टेट क्या आना चाहिए, ऊपर से। तो इस केस में एनर्जी मिनिमम तो वेवलेंथ मैक्सिमम। दूसरी बात, बाल्मर के लिए इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा भाई, बाल्मर सीरीज के लिए जैसे जानते हैं कि सर लोवेस्ट पॉसिबल स्टेट 2 होती है, तो इलेक्ट्रॉन को एक स्टेट ऊपर से आना चाहिए, तो बाल्मर सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन आना चाहिए 3 से 2। वैसे ही पास्टन के लिए मिनिमम पॉसिबल एनर्जी स्टेट होगा 3, और अपने को इलेक्ट्रॉन को आना चाहिए एक स्टेट ऊपर से, तो पास्टन के लिए इलेक्ट्रॉन एक स्टेट ऊपर से आएगा तो आना चाहिए 4 से 3। क्लियर। तो यहां से देखो फिर, तो लाइमन के लिए, लाइमन तो हो चुका, बाल्मर के लिए लेमडा लार्जेस्ट वेवलेंथ, तो लाइमन के लिए लाइमन हो चुका, बाल्मर का इलेक्ट्रॉन ये आएगा भाई 4 से 3, तो ये यहां पे आएगा, तो ये होगा आपका बाल्मर, और ये होना चाहिए अपना पास्टन। तो ये बाल्मर का इस क्रॉसपोर्डिंग लेमडा मैक्स आने वाला है, और यहाँ पे भी इसका लेमडा मैक्स आएगा, तो लेट्स से 1 और दिस इज 2। क्लियर। चलिए, तो अगर इसकी बात करते हैं अपना, तो फ्रेंड्स इसमें एक पेज ऐड करते हैं अपन। चलिए, तो मैक्सिमम वेवलेंथ, लार्जेस्ट वेवलेंथ, फर्स्ट बाल्मर के लिए देखो, तो लेमडा, लेट सपोज ये 1 है, तो लेमडा नोट 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन2 स्क्वायर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर इट शुड बी 1 बाई लेमडा मैक्स बाल्मर का, तो 1 क्या आर जेड स्क्वायर 1 बाई एन वन, इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, इलेक्ट्रॉन आने चाहिए बाल्मर में 3 से 2, अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आएगा तो क्या n1 2 हो गया, बिल्कुल सही बात, n2 3 होना चाहिए, ये 3 स्क्वायर। क्लियर। तो अगर इसको सोल्व करें तो दिस इज व्हाट 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9, अगर और सोल्व करें इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो दिस इज 5 बाई 36 आर जेड स्क्वायर 1 बाई लेमडा मैक्स 1। तो इसको रिवर्स कर दो, तो लेमडा मैक्स 1 आ चुका है 36 बाई 5 आर जेड स्क्वायर। सिमिलरली अगर यहां से देखा जाए क्या चाहिए फ्रेंड्स, फॉर पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज के लिए लेमडा मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन आना चाहिए 4 से 3, आना चाहिए 4 से 3, 4 से 3 आएगा तो लेट से इसका वेवलेंथ लेमडा मैक्स 2, तो दिस इज लेमडा मैक्स 2 आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1, क्या n1 3 है, बिल्कुल, और n2 4 है, तो अगर पुट करें 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर, तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए आर जेड स्क्वायर 1 बाई 9 और ये हो गया 1 बाई 16। सिंपल। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको, 16 माइनस 9 7, तो 7 आर जेड स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये होता है 144, ये हो गया बस 1 बाई लेमडा मैक्स 2। क्लियर बात है। थोड़ा रिवर्स करो उसको, तो लेमडा मैक्स 2, दिस विल बी 144 बाई 7 आर जेड स्क्वायर, यस और नो। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे अपने गलती की है, ये डिनोमिनेटर में आना चाहिए। क्लियर। चलिए, तो अगर इनका डिफरेंस निकालें, नाउ इनका डिफरेंस की बात करते हैं भाई। अगर डिफरेंस की बात करें तो हायर वेवलेंथ लेमडा मैक्स 2 माइनस लेमडा मैक्स 1, तो व्हाट ये हो गया भाई 144 बाई 7 माइनस 36 बाई 5 इंटू 1 बाई आर जेड स्क्वायर। चलिए, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 144 बाई 7 क्या बोल सकते हैं, देखिए 7 2 जा 14 पॉइंट, तो 4 5 5 7 20.57 आना चाहिए ऑलमोस्ट, और ये हो गया आपका 7 5 जा 35 1, तो 7.2 इंटू 1 बाई आर जेड स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये ऑलमोस्ट आएगा अपना ऑलमोस्ट 13.5
13.4 इंटू 1/RZ²। इसको देखो अभी इसका वैल्यू निकाला था अपने, कहाँ से, देखो ये रहा RZ² 1/91, तो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या RZ 1/RZ², इसको बोल सकते हैं अपन 91, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अगर इसको यूज करें तो दिस इज 91, क्लियर। तो अगर इसको ऑलमोस्ट सोल्व करते हैं तो ये सोल्व करेंगे तो नियरली इसका आंसर आएगा 1217 नैनोमीटर, यस और नो। तो अगर इसको चेक किया जाए तो अपना आंसर इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए 1217 के अप्रोक्स, तो आंसर जाएगा आंसर सी, क्लियर। तो ये क्वेश्चन था अपना मॉडर्न फिजिक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट अगर बड़े ध्यान से क्वेश्चन सोल्व करोगे, रीड करोगे, क्वेश्चन बनेगा आपसे, ओके। चलिए, तो यहां तक हो चुका अपना 32% डिस्कस हो चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 रीड करते हैं अपन। क्या बोला गया, इन एन ओपन ऑर्गन पाइप V3 एंड V6 आर थर्ड एंड सिक्स्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज रेस्पेक्टिवली। ओपन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, ये काम का वर्ड है भाई। थर्ड एंड सिक्स्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी डिफरेंस दी है, एंड नाउ पूछा गया लेंथ ऑफ पाइप, क्लियर। तो जैसा स्टूडेंट अपन जानते हैं कि भाई ओपन ऑर्गन पाइप बोथ एंड ओपन और लेट से हैविंग लेंथ L, तो क्या हम बोल सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है सर V/2L, सिंपल। और एक और पॉइंट पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, दैट इज n V/2L, यस नो। तो यहां से अगर बोला जाए थर्ड हार्मोनिक एंड सिक्स्थ हार्मोनिक, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक F3 ये होना चाहिए 3V/2L, यस और नो। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ सिक्स्थ हार्मोनिक F6 ये होना चाहिए अपने पास 6 इंटू V/2L, ये आ चुका है। तो अपने पास आ चुका है थर्ड हार्मोनिक एंड सिक्स्थ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका अपने पास दिया है डिफरेंस, क्या दिया भाई, डिफरेंस। अगर डिफरेंस यूज करते हैं दैट इज F6 माइनस F5 इज इक्वल टू 2200, चलिए पुट करते। तो F6 दिस इज व्हाट 6V/2L माइनस F3 देखिए भाई, दिस 3 इंटू V/2L, तो दिस इज 2200, बोल सकते हो, बिल्कुल। तो ये होना चाहिए 6 माइनस 3V/2L, तो दिस इज 2200, यहां तक आ चुके हैं। तो अपने को चाहिए लेंथ। अच्छा, क्या स्पीड गिवन है अपने को 330, यूज करो बेटा। तो 330 12 2200, यस और नो। तो अगर इसको सोल्व करें स्टूडेंट्स तो अपने पास ये आ जाएगा 330 स्पीड V/2L, देखिए 0 से 0 कैंसिल। अगर और सोल्व करें तो 11 2 जा, ये आएगा 20, ये आएगा 3, तो L इज वॉट, ये हो गया आपके पास 9/40 मीटर। लेंथ ऑफ पाइप इन मिलीमीटर पूछा गया अपने को ना, तो क्या भाई 9/40 मीटर। अगर मिलीमीटर की बात करें तो जस्ट मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 9/40 इंटू 1000, तो 0 से 0 गया, इट शुड बी 25, तो 25 इंटू 9, 25 इंटू 9, थोड़ा सही लिखते हैं इसको अपन, तो ये क्या है फ्रेंड्स 9/40 इंटू 1000 मिलीमीटर। तो अगर इसको सोल्व करें तो दिस शुड बी 9 इंटू 25 mm, 9 इंटू 25 ये बनेगा 225 मिलीमीटर, ये होना चाहिए। तो आंसर शुड बी 225 मिलीमीटर, दैट इज आंसर बी। तो लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप शुड बी 225 मिलीमीटर। तो ओवरऑल देख सकते हैं अपन, ये क्वेश्चन एक एवरेज क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन बनने वाला है, इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन सही से करिए, ओके।
चलते, ये क्वेश्चन नंबर 33 हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 44 अपने पास है, चलिए रीड करें भाई। व्हेन ए पार्ट ऑफ स्ट्रेट कैपिलरी ट्यूब इज प्लेस्ड वर्टिकली इन ए लिक्विड, द लिक्विड rises up to the certain height h, the inner radius of the capillary tube, density of liquid, this is का भाई radius, density and surface tension of liquid decreases by 1% each, सबका डिक्रीमेंट है। then height of liquid in the tube will change by, कितने से चेंज होगा। ओके, चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। तो क्या बोला गया भाई, जैसे अपन जानते हैं कि सर ये कैपिलरी ट्यूब को अगर लिक्विड में डिप किया जाए, लेट से लिक्विड है, अरे तो लिक्विड रेज होगा। अगर लिक्विड रेज हुआ तो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, जैसे जानते हैं अपन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम क्या ये एच आता है, और ये ऊपर मेनिस्कस बनाएगा, तो मेनिस्कस ऐसा बनना चाहिए इसका, मेनिस्कस ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो जैसा हम जानते हैं सर हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन कैपिलरी ट्यूब दिस इज 2t cos थीटा डिवाइड बाई रो जी आर, यस और नो, बिल्कुल सही। क्या चाहिए अपने को चाहिए परसेंटेज चेंज इन हाइट, और जबकि सरफेस टेंशन, रेडियस एंड आर, इनका आपको परसेंटेज गिवन है। तो अगर इसको और बात करें, क्या अपन बोल सकते हैं कि सर ये होना चाहिए 2t रो की पावर -1 आर का पावर -1 कोस थीटा बाई जी, जहां पे जी और एंगल थीटा तो सेम है, कांस्टेंट है। ओके, चलिए अब बात करते हैं अपने पास, आपको जो परसेंटेज चेंज इन एच। ओके, जैसे हम जानते हैं यूनिटी में एक रूल सीखा था, क्या, अगर अपने पास केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वी एड रिलेटिव और परसेंटेज एरर, बोल सकते हैं। तो ये केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो यहां से बोला जाए परसेंटेज चेंज इन हाइट दैट इज डेल्टा एच बाई एच इंटू 100 इज इक्वल टू, देखिए 2g एंड cos थीटा, ये कांस्टेंट, इनमें कोई एरर नहीं आएगा, तो एरर आएगा t का, तो t में एरर की बात करें दिस वुड बी डेल्टा t बाई t इंटू 100, क्लियर है। नेक्स्ट, क्या रो का पावर -1 है क्या, पावर रूल की अगर बात करें तो पावर आगे आना चाहिए, और जैसे पावर आगे आएगा तो ये होगा -1 माइनस इंटू एरर, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर इन रो दैट इज डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, यस और नो। नेक्स्ट रेडियस की बात करें तो ये भी सेम पावर रूल से -1 आगे आना चाहिए, तो ये माइनस, और आर में हो गया सर डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, यस और नो, सही है। चलो आगे बात करते हैं, तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 परसेंटेज एरर इन सरफेस टेंशन, दिस इज परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, दिस इज परसेंटेज एरर इन रेडियस। और अगर यहाँ पे और बात करते हैं कि सर अगर एरर पॉजिटिव तो इंक्रीमेंट, नेगेटिव तो डिक्रीमेंट, या उल्टा इंक्रीज, अगर एरर इंक्रीज हुआ तो पॉजिटिव, डिक्रीज हुआ तो नेगेटिव यूज करेंगे। यहां से अगर बड़े ध्यान से देखा जाए कि भाई अपने को एरर डिक्रीज बोला गया, अगर ये डिक्रीज बोला है क्वांटिटी में, तो ये 1% को अपने को यूज करना पड़ेगा माइनस नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे एरर डिक्रीज दिया, तो एरर डिक्रीज दिया तो क्या यूज नेगेटिव यूज करें, बिल्कुल सही बात। ऑल 3 क्वांटिटी डिक्रीज, तो ये हो गया अपने पास एरर -1%। ओके, नाउ डेंसिटी का एरर ये भी माइनस है, तो दिस इज -1 माइनस, ये हो गया सर -1। अगर ये माइनस की बात करें, थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं इसको, तो दिस इज -1, दिस इज माइनस ऑफ -1, दिस ऑल्सो माइनस ऑफ -1, तो ये हो गया -1 1 प्लस 1, तो दिस शुड बी 1%। तो ओवरऑल एरर इन एच शुड बी 1% पॉजिटिव एरर है। तो अगर 1% पॉजिटिव की बात करें, आंसर हो गया टी। ओके, तो ये अपने पास एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजीली स्कोर किया जा सकता है इसमें। चलते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, लॉजिक गेट्स, सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक। ओके, सबका फेवरेट टॉपिक लॉजिक गेट्स। चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। क्या बोला गया, करेक्ट ट्रूथ टेबल फॉर गिवन इनपुट डेटा ऑफ फॉलोइंग लॉजिक गेट्स। ट्रूथ टेबल चाहिए अपने को, तो अगर ट्रूथ टेबल चाहिए तो जैसे अपने सीखा है कि भाई ट्रूथ टेबल के लिए अपने दो तरीके हैं, या तो बूलियन एक्सप्रेशन पता करें, आउटपुट वाई का बूलियन एक्सप्रेशन, वहां से आएगा ट्रूथ टेबल,
या फिर 1 बाई 1 टेबल में इनपुट फीड करो, उसका क्रॉसपोर्डिंग आउटपुट निकालो, उसका ड्रॉ करो ट्रू टेबल। क्लियर? तो अपन अभी अप्रोच 1 क्यों चलते हैं? अप्रोच 1 क्या बोल रहे हैं? बाया बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, चलिए बात करते हैं। तो अगर बुलियन एक्सप्रेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए, तो ये अपने पास है भाई एंड गेट, ये है अपने पास और गेट, तो ये हो गया नॉट गेट, और ये एंड, और लास्ट में ये है अपने पास नॉट गेट। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड गेट में गए इनपुट ए एंड बी, इनपुट ए एंड बी, तो इसका आउटपुट आना चाहिए मल्टीप्लाई, दैट इज ए बी। क्लियर बात है? अगर आउटपुट ए बी आएगा, ये फीड होगा नॉट गेट से। नॉट गेट क्या करता है? नॉट गेट सिंपल करेगा इनपुट का रिवर्स, नॉट गेट सिंपल इनपुट का रिवर्स करता है। तो क्या यहाँ पे नॉट गेट का इनपुट ए बी है, तो उसका आउटपुट आना चाहिए इस नॉट गेट का ए बी बार। क्या आना चाहिए भाई? ए बी बार। आगे बढ़ो, ये और गेट का इनपुट है सी एंड डी, तो ये ऐड करना चाहिए, तो यानी से सी प्लस डी। अब ये दोनों इनपुट ए बी बार एंड सी प्लस डी इस वाले एंड में एंटर करेगा, तो एंड में एंटर करेगा तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा। अगर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ का आउटपुट क्या आना चाहिए भाई? यहाँ का आना चाहिए सर मल्टीप्लीकेशन, दैट इज ए बी बार प्लस ए बी बार नोट प्लस मल्टीप्लाई करना है इसको, तो इनटू सी प्लस डी, तो ये आ गया। अच्छा इसके आगे और देख रहे हो तो आगे एक नोट गेट लगा है, क्या लगा भाई? नोट गेट। तो नोट गेट अगेन जो भी इनपुट आएगा उसका करेगा रिवर्स, तो इस नोट गेट का इनपुट तो ये हो गया, तो इसका आउटपुट वाई आना चाहिए, क्या? इसका रिवर्स, तो ए बी बार इंटू सी प्लस डी, इस सी प्लस डी इस पूरे का बार, ये होना चाहिए। अगर इसको अपन y को सोल्व करने जाए, क्या इसको बोल सकते हैं डी मॉर्गन थ्योरम से? क्या देखिए भाई, इसको सोल्व करो यहीं से, क्या बोला डी मॉर्गन? होल बार बिकम्स इंडिविजुअल बार। तो अगर इसकी बात करें, ये क्या बनेगा? ए बी बार का बार डॉट हो गया प्लस में, और ये सी प्लस डी बार। अगर इसको फर्दर सोल्व करें, ए बी बार बार कैंसिल हो गया ए बी, और ये हो गया सी प्लस डी बार, एंड इट इज बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ फाइनल आउटपुट। तो y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी प्लस डी बार, ये हो गया एक्सप्रेशन। अगर यहां से अपन टू टेबल ड्रॉ करते हैं, चलिए बना तो भाई, टू टेबल बनाया जाए, तो लेट्स से इनपुट ए बी और आउटपुट y, जो कि क्या है ए बी। स्टूडेंट्स 4 इनपुट्स आएंगे यहाँ, तो अगर 4 आएंगे तो ए बी सी डी, और अपने पास ये आउटपुट y। चलिए क्या क्या फीड है भाई सब में? फर्स्ट में 1 1 0 1, चेक करते हैं इसको, 0 0 1 1। थर्ड में कॉलम में 1 0 0 1, थर्ड साइकिल फीड किया अपन ने 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0। चलिए लास्ट में 4 टाइम्स 1, चेक करते हैं इसको। अगर इसको चेक करें, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे चेक करना है, ए और बी 1 1, ए और बी 1 1, तो 1 इंटू 1 हो गया 1, सी प्लस डी, देखिए ध्यान से, ये 1 इंटू 1 प्लस फर्स्ट कॉलम के लिए इसे चेक करें, सी 0 और डी 1, इसका बार, तो 1 इंटू 1 ये तो हो गया 1, ये 0 प्लस 1 1, 1 का बार 0, तो हो गया सर 1। तो फर्स्ट का आना चाहिए अपने पास 1, सॉरी हट गया 1, ये क्या था अपना ए बी प्लस सी प्लस डी बार। ओके, नेक्स्ट अगर फीड करें ए और बी 0 0, तो यहाँ 0 0 फीड करो, 0 इंटू 0 ये तो गया 0, सी प्लस डी 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इस पूरे का बार, 0 प्लस 0, अच्छा ये देखो 1 प्लस 1 1 का उल्टा बार 0, तो ये भी 0 वह भी 0, तो ये आना चाहिए 0 भाई, ये था 0 और ये होगा 0, तो क्या आएगा फिर 0, तो सेकंड आएगा 0। नेक्स्ट अपन चेक कर सकते हैं, क्या ए और बी 1 एंड 0, चलो फीड करो, हाँ जी, A1 B0, नेक्स्ट C1 और D0, और इस पूरे का बार 1 इंटू 0 ये हो गया 0, 1 प्लस 0 1 का उल्टा 0, तो ये भी हो गया 0, तो इट शुड बी 0, इट शुड बी 0। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं इसका, इसको हटाते हैं पहले, ओके ये D। चलिए स्टूडेंट ए और बी 1 1,
तो ये हो गया स्टूडेंट्स 1 इंटू 1 प्लस नेक्स्ट 1 1 तो 1 प्लस 1 इस पूरे का बार 1 इंटू 1 1 प्लस 1 1 का उल्टा 0 तो 1 प्लस 0 1 तो होना चाहिए 1। तो ये हो गया अपने पास टेबल क्या बनेगा भाई 1001 यानी 1001 चेक करो 1010 ये तो नहीं है 1001 यस मैच हो रहा है तो 1001 तो आ गया ट्रू टेबल बी। ओके थोड़ा सा लेंथी है बट अगर इसको अच्छे से सोल्व किया जाएगा क्वेश्चन बनेगा स्कोरेबल क्वेश्चन है स्कोर किया जा सकता है। हाँ ये सही है थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है स्टेप ज्यादा इसमें बट क्वेश्चन बनेगा। चले तो ये अपने पास एक क्वेश्चन है मॉडरेट लेवल का लॉजिक गेट्स का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो उसी का पार्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 36। चलिए स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 36 अपने पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके चलिए रीड करते हैं। एन इलेक्ट्रिक पावर लाइन हैविंग टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm रेजिस्टेंस 2 ohm delivers 1 kilowatt power of 250 volt the percentage efficiency of transmission line। क्या बोला गया efficiency of transmission lines। अरे efficiency का मतलब क्या भाई सिंपली मतलब efficiency का कि इनपुट पावर का या जिस रेट से आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो उसका कितना पार्ट आउटपुट में सप्लाई हुआ जिस रेट से एनर्जी इनपुट टर्मिनल में फीड हुआ उसका कितना पार्ट आउटपुट में फीड हुआ दैट इज एफिशिएंसी। ओके तो अगर इसको सिंपल सी बात समझते हैं कि दिस इज ट्रांसमिशन लाइंस। ओके तो लेट से ये हो गया इसका इनपुट टर्मिनल और ये हो गया इसका आउटपुट टर्मिनल और क्वेश्चन में बोला गया कि भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट है तो पोटेंशियल मेंटेन किया है 250 वोल्ट और यहाँ पे जो पावर जिस रेट से सप्लाई कर रहा है पावर वो अपने पास फ्रेंड्स है 1 किलोवाट दैट इज 1000 वोल्ट। तो क्या अपने यहाँ से करंट पता कर सकते हैं करंट पासिंग थ्रू करंट पास किया तो सर अगर सिंपल करंट की बात करें वी नो P इक्वल टू वी आई P इक्वल टू वी आई तो पावर दिया आपको 1000 वोल्टेज 250 इंटू करंट आई तो करंट आई 1000 बाई 250 इट शुड बी 4 एम्पियर। तो इस पर्टिकुलर पावर और पर्टिकुलर करंट एंड वोल्टेज के लिए करंट इस पावर ट्रांसमिशन लाइन का करंट है 4 एम्पियर। अब यहाँ पे एक बात समझो ये ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस कुछ अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिक कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस करेगा। अगर यहाँ पे हीट के फॉर्म में लॉस करेगा तो दिस इज हीट लॉस दिस इज व्हाट हीट लॉस और हीट लॉस में बोलते हैं कि सर H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी और सही से लिखा जाए हीट लॉस इज व्हाट आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो यहां से देखो रेट ऑफ हीट लॉस ये क्या हो गया भाई रेट ऑफ हीट लॉस क्या बोलेंगे हीट बाई टाइम दिस इज आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये हो गया आई स्क्वायर कितना भाई अपने पास फ्रेंड्स 4 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस क्या 2 ओम है बिल्कुल सर तो हो गया 2 तो 16 इंटू 2 ये हो गया 32 वोल्ट। इसका मतलब क्या भाई इस ट्रांसमिशन लाइन से आपका जो रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई वो 1000 वोल्ट है तो उसके दौरान इसमें 32 वोल्ट यानी 32 जूल पर सेकेंड के रेट से एनर्जी लॉस भी हो रहा है। तो मतलब ये सप्लाई कर रहा 1000 वोल्ट और लॉसेस हो रहा 32 वोल्ट। अगर 1000 वोल्ट सप्लाई करने के लिए 32 लॉस भी करना पड़ेगा सिंपल सा मतलब है 1000 वोल्ट पावर सप्लाई करने के लिए उसको 32 वोल्ट पावर लॉस करना पड़ेगा। यस और नो इसका मतलब इनपुट टर्मिनल पे कितना फीड हुआ इनपुट टर्मिनल पे फीड हुआ सर एक तो सप्लाई हुआ 1000 वोल्ट का प्लस लॉसेस 32 वोल्ट तो यहाँ पे आना चाहिए 1032 वोल्ट। तो इस रेट से यानी 1032 जूल पर सेकेंड की रेट से एनर्जी यहाँ पे फीड हो रहा है और यहाँ पे जो आउटपुट पे आएगा 32 तो लॉस हो चुका है तो आउटपुट पे अपने पास आएगा आउटपुट पावर ये होना चाहिए अपने पास 32 सुनो जरा तो P आउटपुट ये आएगा अपने पास 1000 वोल्ट क्लियर। तो फ्रेंड्स फीड कितना गया 1032 आउटपुट कितना आया 1000 32 लॉसेस हो चुका है। तो आपने पूछा गया एफिशिएंसी क्या पूछा गया एफिशिएंसी तो सिंपली एफिशिएंसी व्हाट सिंपल बोल सकते हो आउटपुट पावर
बाई इनपुट पावर इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज इफिशियंसी। क्या अपन बोल सकते हैं परसेंटेज इफिशियंसी में दिस इज व्हाट, आउटपुट पावर 1000, इनपुट पावर 1032 इंटू 100, और यहां से अगर सिंप्लीफाई करें इसको तो ऑलमोस्ट नियरली ये आता है 96.9%। तो दिस इज इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यस और नो? तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए आंसर ए। ओके चलिए, तो यहां हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस। नेक्स्ट यहां से मूव करेंगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 37। ओके चलिए, तो हेलो स्टूडेंट्स, तो यहां तक अपने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट यहां से मूव करें टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 37। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 37 रीड करते हैं। The wavelength of light which is passing through water is 540. Water का wavelength. The refractive index of water 4/3. Wavelength of same light when it passes through a transparent medium having refractive index 3/2. Okay? तो बोला गया wavelength of light in water given है, अपने चाहिए wavelength of light in glass. Okay? चलो उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बोलता भाई? अगर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कोई भी लाइट रे अगर किसी मीडियम के थ्रू मूव कर रहा है, कोई भी लाइट रे किसी मीडियम के थ्रू मूव कर रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट थ्रू गिवन मीडियम इज c by mu. वी ऑल्सो नो स्पीड ऑफ वेव इज लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहां से बोलना चाहिए कि सर v इज इक्वल टू c by mu और लेमडा इंटू एफ। क्या ऐसे बोल सकते हैं अपन कि सर लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1 by mu, लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1 by mu। ओके, तो यहीं से रिलेशन जनरेट कर सकते हैं सर। फॉर टू मीडियम्स अगर रेशियो चाहिए तो लेमडा 1 by लेमडा 2 इट शुड बी mu2 by mu1। क्लियर? तो लेमडा 1 by लेमडा 2 इक्वल टू mu2 by mu1। यहाँ पे मीडियम 1 इसको बोल सकते हैं वाटर, मीडियम 2 इसको बोलना चाहिए अपने को ग्लास। ओके चलिए भाई, लेमडा 1 स्पीड ऑफ नॉट स्पीड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 दैट इज वाटर, ये अपने पास है 540। आपको चाहिए वेवलेंथ इन मीडियम 2 दैट इज ग्लास। mu2 रिफ्लेक्शन इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम दैट इज ग्लास विच इज 3/2। mu1 रिफ्लेक्शन इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 दैट इज वाटर, दिस इज 4/3। क्या अपने पास ये हो चुका है 9/8, यस और नो? तो यहां से स्टूडेंट्स बोल सकते हैं लेमडा 2 इक्वल टू 8/9 इंटू 540। क्लियर? तो अगर सिंप्लीफाई करें तो ये जाएगा 9 6 40, 9 6 54, तो ये हो गया 60। तो इट शुड बी 8 6 480 नैनोमीटर। तो लेमडा शुड बी 480 नैनोमीटर। ओके, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर 480, तो इट शुड बी आंसर सी। क्लियर? बढ़ेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 जैसे डायग्राम दिख रहा है, ये एलआर सर्किट का क्वेश्चन है। क्या क्या बोला गया? फिगर शोज दिस सर्किट दैट कंटेन्स 3 रेजिस्टेंस 1 2 3। ओके भाई, 3 रेजिस्टेंस 9 ओम, 2 इंडक्टर्स ईच ऑफ 4 मिली हेनरी, 2 इंडक्टर्स। द रीडिंग ऑफ अमीटर यानी करंट थ्रू अमीटर एट द मोमेंट स्विच के इज टर्न ऑन, मतलब करंट थ्रू अमीटर एज सून एज स्विच इज क्लोज। जैसे स्विच क्लोज करे उसी टाइम पे करंट। क्या सुनो, जैसे स्टूडेंट अपन जानते हैं कि भाई अपना 2 स्टेट आती है, जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ स्विच क्लोज। ये कंडीशन है जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज, जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज दैट इज t इक्वल टू 0। कौन सा भाई? t इक्वल टू 0। अच्छा, t इक्वल टू 0 इनिशियली क्या जानते हैं कि सर इंडक्टर बिहेव एज अ ओपन सर्किट। t इक्वल टू 0 जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज इंडक्टर बिहेव एज अ ओपन सर्किट। बस सेम प्रॉपर्टी लगाओ, तो t इक्वल टू 0 इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। अगर इंडक्टर ओपन सर्किट बनेगा तो क्या सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो रीड्रॉ करते हैं। तो दिस इज अमीटर, इंडक्टर ओपन सर्किट, ये किया ओपन। नेक्स्ट ब्रांच एज इट इज, लास्ट ब्रांच में रेजिस्टेंस है अलोंग विथ इंडक्टर जो कि बनेगा ओपन सर्किट।
तो ये अपने पास हो गया मॉडिफाइड सर्किट, बैटरी 9 वोल्ट। ओके, तो हो गया भाई 9 ओम एंड दिस इज 9 ओम। पूछा गया करंट, लेट्स से करंट आई, करंट के बाद क्या ये करंट यहाँ से पास होता है, यहाँ से पास होगा, ये करंट आई। अब ये करंट यहाँ से पास हो नहीं सकता क्योंकि ओपन है, और ना ही करंट यहाँ से पास हो सकता है, तो पूरा का पूरा करंट इस बीच वाले ब्रांच से पास होना चाहिए, तो यहाँ से पास होते वापस आएगा। क्या अपन सही जा रहे हैं? बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो भाई करंट चाहिए तो स्टूडेंट सिंपल क्या है, इस पूरे लूप में केवीएल लगाए, किरचॉफ वोल्टेज लो, चलो यूज करते हैं बाई केवीएल। चले भाई, तो यहां से अगर मूव करें बैटरी से 9 वोल्ट, आगे गए 9 वोल्ट माइनस यहां से क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल शुड बी नेगेटिव, तो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर आई आर, तो दिस इज 9 i, क्योंकि वापस वहीं पे आ गए तो इट शुड बी 0, तो 9 इज इक्वल टू 9i, तो i शुड बी 1 एम्पियर, i शुड बी 1 एम्पियर, दैट इज रीडिंग ऑफ अमीटर शुड बी 1 एम्पियर, तो आंसर आएगा ए। तो आंसर क्या आएगा? ए। चलिए, तो एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, इजी सबके सब इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्या बोला गया भाई? एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रीड करते हैं इसको। ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड अर्थ इन द ऑर्बिट इन दे, थोड़ा इसको यहाँ लाते हैं भाई, ओके सॉरी, हाँ भाई इधर रहो तुम। ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ इन द ऑर्बिट वेरी क्लोज अर्थ, द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो क्या बोलना चाह रहा है, एक सैटेलाइट जो नियर द अर्थ सरफेस रिवॉल्व कर रहा है उसका टाइम पीरियड डेंसिटी ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, चेक करना है ट्रू और फॉल्स। सेकंड की बात करें भाई, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इज दिस, वेयर आर द रेडियस, ओके चेक करते चलो। देखो स्टूडेंट, जैसे जानते हैं कि लेट सपोज ये अपने पास अर्थ हैविंग रेडियस आर, मास m, डेंसिटी, और अपने पास एक सैटेलाइट ऑलमोस्ट अर्थ सरफेस से क्लोज है, तो ये होना चाहिए इसका सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, पूरा डायग्राम सही से बनाते हैं अपन। ओके, इसके वेरी क्लोज, ओके पहले से बेटर है। चलिए, तो लेट्स से अपने पास ये है सैटेलाइट, ये रेडियस ऑफ अर्थ, अगर ये रिवॉल्व करेगा तो इसका ऑर्बिटल स्पीड, जैसे जानते हैं भाई ऑर्बिटल स्पीड नियर अर्थ सरफेस ये होना चाहिए √gm/r होना चाहिए, बिल्कुल। और अगर इस टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस हो गया इसका सर्कमफ्रेंस बाय स्पीड v। अगर इसको पुट करें अपन तो 2πr और हो गया ऑर्बिटल स्पीड √gm/r, ये होना चाहिए इसका व्हाट टाइम पीरियड। अगर इसको डेंसिटी में कन्वर्ट करना है तो मास को रिप्लेस कर सकते हैं, मास को लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो अगर इसको लिखा जाए स्टूडेंट्स तो दिस इज व्हाट 2πr g, m क्या है डेंसिटी रो, वॉल्यूम 4/3πr³/r। ओके, चलिए आगे चेक करें, तो क्या r से r कैंसिल होगा, ये बनेगा r², इस r² बाहर आ गया, r कैंसिल करेगा, तो इस पूरा एक्सप्रेशन में अगर बात करें t में आएगा आपका ये पूरा कांस्टेंट आएगा, केवल रो वेरिएबल होगा, तो वी कैन से t प्रोपोर्शनल टू 1/ρ। इसका मतलब टाइम पीरियड डेंसिटी डिपेंड करेगा। और सेम बोला आपका स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट में ये बोल ही रहा है कि टाइम पीरियड शुड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही है। देख सकते हैं यहाँ पे t प्रोपोर्शनल टू 1/ρ, तो इसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट शुड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ अर्थ, दैट इज ये वाला तो स्टेटमेंट तो अपना करेक्ट है, तो ये हो गया भाई ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में बोला गया टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज 2π√r/g। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, तो अगर इसको चेक करें स्टूडेंट्स अपन यहां से देखो, अपने बोला सर ये हो गया 2πr, अच्छा इस वाले क्वांटिटी को देखो √gm/r, क्या अपन जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ सरफेस gm/r² होता है, बिल्कुल भाई। अगर यहां से इसको gm/r
क्या अपन यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं इसको, GM/R को G इंटू आर, तो हो गया सर G इंटू आर, इसको अपने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, कैसे, GM, ये हो गया G इंटू आर, इसको रिप्लेस किया। जैसे इसको इस वाले में रिप्लेस किया तो ये अपने पास हो गया, R से R कैंसिल कर सकते हैं, तो दिस इज 2 पाई वॉट, ओके, थोड़ा सा अपने गलती के लिखने में इसको यहां से देखिए, थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं। टाइम पीरियड वॉट 2 पाई आर अंडर रूट GM/R, तो ये हो गया अपने पास G इंटू आर, ऐसा होना चाहिए। क्या रूट R से एक R कैंसिल होगा, तो या फिर ऐसा बोल सकते हैं अंडर रूट, इसको अंदर लेके जाओ, R²/RG हो सकते हो। तो यहाँ से एक R से R कैंसिल करें तो टाइम पीरियड शुड बी 2 पाई अंडर रूट R/G, तो दिस इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर अर्थ सरफेस आल्सो इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट R/G। तो भाई अगर चेक किया जाए तो यही बोल रहे सेम बात, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है फिर तो, दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यस और नो। तो अगर जाए तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कहां पे भाई फर्स्ट में आर फॉल्स नहीं हो सकता, आर ट्रू बिल्कुल ये सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ओके। चलिए ये था अपना क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 चलिए फ्रेंड्स रीड करें, ओके चलो। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन। क्या सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन क्या था भाई, सिंगल स्लिट, ये अपने पास विड्थ, ये स्क्रीन, अगर हम जानते हैं लाइट रे अगर आया मोनोक्रोमेटिक रेज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, वो लाइट रे जो एजेस से पास होगा उनका होगा बैंडिंग, बैंड होगा यहाँ पे आएगा, और ये बनेगा अपने पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इसको बोलते हैं अपन CBF, ओके। और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का विड्थ भी अपने को पता है क्या, बीटा 2D λ/A, ओके। और ए क्या भाई यहाँ पे स्लिट विड्थ। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हो, क्या क्या बोला गया। ऑप्शन ए, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ कीपिंग स्लिट विड्थ। अगर चेक किया जाए क्या हम बोल सकते हैं कि सर विड्थ अगर अपना एक कांस्टेंट माना जाए ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, अगर स्लिट विड्थ कांस्टेंट है उस केस में बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, सही है। अगर लैम्डा इंक्रीज तो बीटा भी इंक्रीज, लैम्डा इंक्रीज तो बीटा इंक्रीज, तो भाई इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए तो करेक्ट है, बिल्कुल सही बात। स्लिट विड्थ कांस्टेंट रखते हुए अगर लैम्डा इंक्रीज करे तो बीटा इंक्रीज होना चाहिए, बिल्कुल सही बात, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट बी की ओर, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन वेवलेंथ कीपिंग स्लिट विड्थ कांस्टेंट। देखो स्टेटमेंट अगर ध्यान से रीड कर रहे हैं अपन तो स्टेटमेंट बी ए का जस्ट रिवर्स है, ए का जस्ट रिवर्स है, तो बी क्या बोल रहे हैं, अगर ए कांस्टेंट है, ए अपना अगेन कांस्टेंट है, तो लेमडा डिक्रीज करे तो बीटा डिक्रीज होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीटा प्रोपोर्शनल टू लेमडा है, तो अगर लेमडा डिक्रीज करोगे तो बीटा भी डिक्रीज होगा, बट यहाँ पे क्या बोला गया, अगर लेमडा डिक्रीज करे तो बीटा भी क्या होगा, डिक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ क्या बोला गया, विड्थ ऑफ सेंटर में इंक्रीजेस, क्या बोला गया भाई, तो ये हो गया आप सेकंड फॉल्स, पॉसिबल तो नहीं है, तो ये तो ट्रू था, सेकंड हो गया फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट सी रीड करते, क्या बोला गया इसमें, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन स्लिट विड्थ एट कांस्टेंट वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ तो कांस्टेंट है, तो सी की अगर बात करें, सी में क्या है, अगर ए इंक्रीज करे तो बीटा इन ए को विड्थ ऑफ सेंट्रल में इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन स्लिट विड्थ, सॉरी अगर लेमडा कांस्टेंट ए को डिक्रीज करते हैं तो बीटा को चेक करते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं सर, एक लेमडा कांस्टेंट में बीटा प्रोपोर्शनल टू 1/a है, अगर ए डिक्रीज तो बीटा इंक्रीज, ए डिक्रीज तो बीटा इंक्रीज, बिल्कुल, और यही बोल रहा है आपका विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन वेवलेंथ, तो सी भी सही आपका, ए एंड सी दो स्टेटमेंट करेक्ट आ चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टेटमेंट डी की ओर, क्या बोला गया, स्टेटमेंट डी, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्लिट विड्थ एट कांस्टेंट वेवलेंथ, अगेन डी को चेक करते हैं, तो लेमडा अगेन कांस्टेंट है, अगर ये बोल रहा है कि भाई अपना सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्लिट विड्थ, नहीं गलत हो जाएगा अपना, क्योंकि इस केस में बीटा प्रोपोर्शनल टू 1/a, अगर ए को इंक्रीज करो तो बीटा डिक्रीज होना चाहिए बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब बी तो
डायरेक्ट इनकरेक्ट हो गया, तो बी तो इनकरेक्ट है भाई। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं स्टेटमेंट ई की ओर। स्टेटमेंट ई क्या है? ब्राइटनेस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस फॉर डिक्रीज इन वेवलेंथ। ओके, ब्राइटनेस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस फॉर डिक्रीज इन वेवलेंथ, नॉट विड्थ। स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझना, यहाँ विड्थ की बात नहीं हो रही। ऑप्शन ए बी सी डी में विड्थ की बात चल रही थी, सिलेक्ट विड्थ, अपना विड्थ ऑफ मैक्सिमा। अभी स्टेटमेंट ई में इंटेंसिटी की बात हो रही है, ब्राइटनेस का बात हो रहा है। अगर ई को बड़े ध्यान से समझा जाए तो क्या बोल रहे हैं, अगर इंसिडेंट रेडिएशंस का लेमडा अगर डिक्रीज करे, लेमडा क्या करे? डिक्रीज, तो भाई इसकी जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस है एच बाई लेमडा, ये इंक्रीज होना चाहिए। लेमडा डिक्रीज तो एनर्जी इंक्रीज, दैट इज मोर एनर्जी की लाइट रेज इंसिडेंट होगा। अगर मोर एनर्जी का लाइट रे इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पे जो भी लाइट रे आएगा वो उनका इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ज्यादा है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा उसका इंटेंसिटी और ब्राइटनेस भी इंक्रीज होगा, बिकॉज आने वाली रेज का लेमडा डिक्रीज किया तो एनर्जी इंक्रीज हुआ, तो मोर इंटेंसिटी की लाइट रेज आएगा, तो यहाँ पे मोर एनर्जी इंसिडेंट हुआ, मोर एनर्जी इंसिडेंट हुआ तो सेंट्रल पोर्शन का ब्राइटनेस और इंटेंसिटी शुड बी इंक्रीज। तो अगर चेक करें भाई, ब्राइटनेस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस, सही बोल रहे हैं, फॉर डिक्रीज, तो ये भी क्या हो गया? सही हो गया। तो अपने पास यहां से स्टेटमेंट ए सी एंड ई आर करेक्ट, ए सी एंड ई आर करेक्ट। तो जैसा हम देख पा रहे हैं भाई, ए सी ई किसी में भी नहीं है और एंटीन आंसर ए दिए है, तो इसमें डेफिनेटली कुछ चेंजेस होना चाहिए। तो स्टेटमेंट ए डी ई नहीं है स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट होना चाहिए ए सी एंड ई, ए सी होना चाहिए इसमें। तो स्टूडेंट्स ए सी ई आर करेक्ट। ओके, तो इसमें कुछ करेक्शंस है वो हो जाएगा आपका। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन ओके स्टूडेंट्स, तो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है भाई? स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। रीड करते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पोजीशन R1 टू R2 अंडर ए कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। वर्क डन बाय फोर्स इज W। अच्छा ध्यान से देखना, माइनस साइन गिवन भाई, तो ये बोलना चाहिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स टू शिफ्ट ए बॉडी फ्रॉम पोजीशन R1 टू R2 शुड बी, ये होना चाहिए। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, माइनस ऑफ F डॉट डी आर फ्रॉम R1 टू R2, किसके लिए? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट ए। बट स्टूडेंट अगर बेटे बहुत ध्यान से देखा जाए, अपन जब भी वर्क एनर्जी चैप्टर की बात करते हैं, वर्क को डिफाइन करते हैं, तो अपन बोलते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू, या वर्क डन बाय ए फोर्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। इन केस ऑफ फोर्स अगर वेरिएबल है तो क्या बोलते हैं? वर्क डन बाय, वर्क डन या वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस के डिफाइन करते हैं, इट शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। भले वो फोर्स कैसा भी हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, कैसा ही फोर्स हो, वर्क डन का फॉर्मूला या आपका रेफरेंस नहीं है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, माइनस साइन यूज नहीं करते हैं, तो ओरिजिनल डेफिनेशन नहीं है इसका, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, फिर माइनस साइन आना नहीं चाहिए, माइनस साइन पॉसिबल नहीं है। तो वर्क डन सिंपली इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस फोर्स मे बी ए कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग अपना स्टेटमेंट ए ये हो गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन स्टेटमेंट बी की ओर। तो भाई स्टेटमेंट बी क्या है? एनी ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन कैन फॉलो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ। ओके, therefore amount of work done by the object changes with the path it follows for conservative force। क्या बोल रहे हैं इसे समझते हैं। ये बोल रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो कि भाई अपने को किसी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करना है फ्रॉम पोजीशन 1 to 2, लेट्स से अलोंग डिफरेंट पाथ पॉसिबल है ऐसा, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपन पोजीशन 1 से 2 शिफ्ट कर रहे हैं अलोंग डिफरेंट पाथ, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी डिफरेंट अलोंग डिफरेंट पाथ। बट ऐसा नहीं स्टूडेंट, अपन क्या बोलते हैं? वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन बिटवीन टू पोजीशंस, does not depend on part taken in between two positions। Work done by conservative force only depends on initial and final position, बीच के पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। दैट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन ऑल पाथ्स के अलोंग से आना चाहिए, पाथ 1 2 3
या 4 सबका सेम आना चाहिए, दैट इज W1, W2, W3 एंड W4 सबके सब क्या आएगा, सेम ही आएगा। बट ये क्या बोल रहा है, डिफरेंट होना चाहिए, ये भी क्या होगा गलत। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। चलिए भाई, तो इसके अकॉर्डिंग बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, दैट इज इसमें भी अपने पास एंटी का आंसर में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसमें भी करेक्शन होगा। तो करेक्ट आंसर शुड बी बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ओके, चलिए तो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक डिस्कस किया है टिल क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट अपन मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 42। चलिए रीड करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 42 जैसे देख पा रहे हैं अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। ओके, रीड करते हैं। तो क्या बोला गया अभी, 5 पॉजिटिव चार्जेस ईच हैविंग चार्ज q are placed at vertices of pentagonal as shown in figure, electric potential V and electric field E at center। तो क्या चाहिए अपने पास, एक पेंटागोनल, जैसे डायग्राम थोड़ा सही से बनाते हैं। लेट सपोज हर एक कॉर्नर पे चार्ज q है, अपने को चाहिए इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो, तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि भाई हर एक चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो लेट्स से हर एक का चार्ज का डिस्टेंस है r, और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ए डिस्टेंस r, ये होता है kq/r। यस और नो। सिमिलरली अपन ये भी जानते हैं पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो क्या अपन डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो भाई पोटेंशियल एट सेंटर O शुड बी सब सारे चार्जेस के पोटेंशियल का स्केलर सम। तो स्केलर सम फर्स्ट क्या हो गया, kq/r, 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 kq/r 5 टाइम्स बोल सकते हो। तो सिंपल बोलना चाहिए 5 टाइम्स ऑफ kq/r, या r स्मॉल है, स्मॉल r पुट कर सकते हो, kq/r। अगर q को पुट k को पुट करें तो 5q 4 pi epsilon r। दिस इज पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ पेंटागोनल। ओके, नेक्स्ट अपने को बोला गया है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ए डिस्टेंस r, ये होता है kq/r²। बट डिफरेंस इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो क्या बोल सकते हैं सर, एक चार्ज का लेट से इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर आएगा। या फिर इसको थोड़ा यहीं से समझते हैं, यहाँ पे देखो ये सेंटर, तो चार्ज Q Q Q और ये Q, इस चार्ज Q का लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉजिटिव है तो रिपल्सिव आना चाहिए, ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम देख पा रहे हैं कि सेंटर O पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इन ऑल चार्जेस का आएगा वो सिमेट्रिक फॉर्म में। अगर सिमेट्रिक फॉर्म में तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सबके सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और कैंसिल करेंगे बैलेंस, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इनका आएगा वेक्टर सम 0, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अगर चार्जेस सिमेट्रिकली है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक आएगा और कैंसिल करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर शुड बी 0। तो पोटेंशियल आ चुका था 5 kq/r और इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ओके, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट अपन मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 43। तो 42 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 रीड करते हैं। चलिए, ए लेजर बीम हैज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी गिवन अपने को, ये लो भाई इंटेंसिटी वॉट पर मीटर स्क्वायर, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट विद बीम एज। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ये। देखो स्टूडेंट, जैसा अपन जानते हैं क्या, इंटेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और ईएमएमएस का एक्सप्रेशन आया था b0² बाई 2 μ0 इंटू सी आया था, एनर्जी डेंसिटी इंटू सी बोल सकते हैं। तो अगर इसको ऐसा बोला जाए तो क्या यहाँ से b0 यानी b0 व्हाट, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b0², ये होना चाहिए 2I μ0 बाई सी, और स्क्वायर है तो उसको कह दो स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट किया तो उसका ये हटा दो, फिर
तो ये हो गया अपने पास बी नोट, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बी नोट एम्पलीट्यूड। चलिए सिंपल डेटा पुट करो, तो बी नोट वॉट अंडर रूट 2, चलिए भाई इंटेंसिटी आई 4 इंटू 10 टू पावर 14 म्यू नोट, एज वी नो 4 पाई म्यू नोट 10 टू पावर -7 डिवाइड बाई सी 3 इंटू 10 टू पावर 8, यस और नो। अगर इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स ये क्या आएगा भाई देखो पावर 8 और 14 कैंसिल, बचेगा 6, ये 6 और -7 बचेगा -1, और अगर सोल्व करें देखो 4 टू द 8, 8 4 द 32 पाई 10 टू पावर -1 बाई 3, और अगर सोल्व करें तो दिस इज 3.2 पाई का वैल्यू 3.14 बाई 3, ओके। तो अगर इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट फर्दर तो ये अप्रोक्सीमेट नियरली आंसर आएगा 1.83 टेस्ला, तो एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी 1.83 टेस्ला, ओके। तो ये क्वेश्चन बेस्ड अपना ईएम वेव। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट यहां से मूव करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 अपने पास स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स, ओके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं इसको क्या बोला गया। लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटेलिक प्लेट having work function, okay, if the produced photoelectrons have zero kinetic energy k0 then angular frequency of incident light बोला गया। क्या पूछा गया? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो स्टूडेंट्स जैसे अपन जानते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर ये अपने पास एक मेटेलिक प्लेट है, इस पे अगर कोई फोटोन इंसिडेंट हुआ, फोटोन हैविंग एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इमिट होगा जिसको फोटो इलेक्ट्रॉन, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो यहाँ पे अपन लिखता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो अगर आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख रहे हैं तो क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन ई शुड बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यस और नो। ये हो गया आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब यहाँ से अगर बोला जाए तो क्या क्वेश्चन में बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो दिस टर्म शुड बी जीरो। तो यहाँ पे E इक्वल टू वर्क फंक्शन एनर्जी, E इक्वल टू वर्क फंक्शन एनर्जी को बोल सकते हैं E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू, और न्यू हो गया फ्रिक्वेंसी, तो न्यू फ्रिक्वेंसी इक्वल टू वर्क फंक्शन बाई एच। जस्ट डेटा पुट करो, वर्क फंक्शन जूल में डायरेक्ट गिवन आपको 110 10 टू पावर -20 और एच 6.63 10 टू पावर -34। तो अगर इसके ऑलमोस्ट और स्टूडेंट्स बात किया जाए तो ये क्या बनेगा भाई, क्या इसको फ्रीक्वेंसी को ऑलमोस्ट इसको 6.6 ले तो ये होना चाहिए ऊपर गए 10 टू पावर 14, ओके, यहाँ से पावर ये ऑलमोस्ट 110 ऑलमोस्ट 6.6 पकड़ते हैं इसको, तो ऑलमोस्ट अगर 6.6 पकड़े तो जाएगा 6 टाइम्स 2 जीरो ऊपर लगा दो तो 10 टू पावर 16 डिवाइड बाई 1/6, यहां से अगर एक जीरो ऊपर लगा जाए तो बनेगा 100/6 इंटू 10 टू पावर 14। ये हो गया अपना लीनियर फ्रीक्वेंसी न्यू, क्लियर। तो बट क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई, क्वेश्चन में पूछा गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा विच इज 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू, तो क्या से एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इट शुड बी 2 पाई न्यू, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई इंटू 10 टू पावर 14 2 पाई 10 टू पावर 16/6, और किस फॉर्म में पूछा गया है 10 टू पावर 16 पूछ रहे हैं, आ भी रहा है 10 टू पावर 16 का, तो ये होना चाहिए 2 पाई अपॉन 6, तो 2 पाई ये जाएगा 2 इंटू 3.14/6 10 टू पावर 6। अगर बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें ये 6.28/6 6.28/6 ऑलमोस्ट 1 के क्लोज जाएगा, तो ऑलमोस्ट 1 के क्लोज देखो तो ये आएगा 1.04 10 टू पावर 16, तो ये ऑप्शन ए। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अगर आप देखोगे थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, नॉर्मल कंसेप्ट कन्वेंशनल क्वेश्चन है
जो अपने क्लास में सोल्व करते रहते हैं वैसा ही क्वेश्चन है, बट लास्ट में जाके हल्का सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से सोल्व करना है जिससे वो गलती ना हो। ओके, ओवरऑल क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा कैलकुलेशन है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 45। ओके चलिए, ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 44 हो चुका है। टुवर्ड्स क्वेश्चन 45, ये अगेन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए रीड करते हैं इसको। स्टेटमेंट बेस्ड, तो स्टेटमेंट ए, तो चेक कर लेते हैं इसको। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, चलिए रीड करो। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोला गया? फॉर ए मैकेनिकल सिस्टम मेनी पार्टिकल्स टोटल के इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। The total kinetic energy can be sum of kinetic energy of center of mass with respect to origin and kinetic energy of all particle with respect to center of mass। देखो क्या बोल रहे हैं, लेट से अपने पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ऐसे मान लें कि सर ये बहुत सारे पार्टिकल्स है। लेट से पार्टिकल m1 स्पीड v1, पार्टिकल m2 स्पीड v2, पार्टिकल m3 स्पीड v3, पार्टिकल मास m4 स्पीड v4, पार्टिकल हैविंग मास m5 v5। ये एक अपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। यस और नो? अगर इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो क्या एक ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा होगा उसके लिए क्या होगा? ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम सिंपली व्हाट? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स। बाय काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। अगर काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो इसके अकॉर्डिंग इस सिस्टम का के चाहिए, तो इस सिस्टम में जितने सारे पार्टिकल्स हैं उनका सिंपल के ऐड कर दो। तो सिंपली बोल सकता है के ऑफ सिस्टम इक्वल टू Ke of system is equal to sum of kinetic energy of all particles। बोल सकते हैं बिल्कुल। और यही सेम बात बोले स्टेटमेंट 1, तो स्टेटमेंट 1 तो भाई करेक्ट है, 2 है। यस सुनो, तो ग्राउंड वाले ऑब्जर्व के लिए Ke of system इक्वल टू Ke of all sum of Ke of all particles of system। चलिए सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि सेम आपको सिस्टम का Ke चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये था अपना ग्राउंड के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग था? ग्राउंड के अकॉर्डिंग। अब चाहिए अपने को विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। देखिए अगर अपन सेंटर ऑफ मास की बात करें तो अगर अपना ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पे है तो उस केस में के क्या आएगा? उस केस में के आएगा, के आएगा सम ऑफ के ऑफ ऑल पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, पार्ट 1। सेकंड वन ऑल्सो के ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर सेंटर ऑफ मास में चले गए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ खुद का सेंटर ऑफ मास का विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहां से देख पा रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 भी अपना सेम पॉइंट बोल रहे हैं, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो यहाँ पे एक पार्ट 1 में कैलकुलेट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और सेकंड पार्ट में के ऑफ सिस्टम कैलकुलेट किया जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ओके, तो यहाँ से बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और ट्रू, ये हो गया आंसर ए। ओके चलो, तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 अगर रीड करें तो क्या बोला गया? कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज रोटेट अबाउट इट्स डायमीटर एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 100 इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला perpendicular to the axis of rotation when the loop is rotated by angle 30 degree horizontal position induced EMF 154। तो पूछे रेडियस ऑफ लूप। कुल मिला के EMI का क्वेश्चन है। तो क्या क्या बोला है इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए तो अपने बोला गया ये एक लूप है, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। लेट सपोज ट्रांसवर्स फील्ड है जैसा गिवन है, और फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, ये है मैग्नेटिक फील्ड बी टेस्ला। ओके अगर ये लूप अपने डायमेट्रिक एक्सिस पर रोटेट करेगा, वर्टिकल एक्सिस पर रोटेट करेगा, तो उसका फ्लक्स चेंज हुआ, और ड्यू टू फ्लक्स चेंज इसमें आएगा EMF। तो वी कैन से कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ लूप, क्या इसको बोल सकते हैं बी ए कोस थीटा या बी डॉट ए, और किसी भी टाइम पे अपना एंगल होना चाहिए थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो फाई इज इक्वल टू व्हाट? बी एरिया पाई आर स्क्वायर, एंगल इट शुड बी ओमेगा टी, तो कोस ओमेगा टी। ये हो गया फ्लक्स। अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग EMF आना चाहिए
E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, यस और नो। चलिए करो भाई डिफरेंशिएट, तो माइनस बी पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, कोस का डिफरेंस है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो यहां से अगर बात करें ईएमएफ वोट, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो स्टूडेंट्स हो गया ओमेगा बी पाई आर स्क्वायर, दिस इज वोट साइन ओमेगा टी, ये हो गया ईएमएफ। क्लियर? और ईएमएफ आपको गिवन है। अब जो रेडियस सोलो, क्या है ऐसे रेडियस कैलकुलेट करना अपने को, तो सिंपली बोल सकते हैं रेडियस आर स्क्वायर इक्वल टू, डिवाइड करो इसको ओमेगा टी, दिस इज आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर रूट यहीं पे कर दें तो बनेगा अपना इस फॉर्म में, तो इट शुड बी आर, बोल सकते हैं। चलिए भाई डेटा पुट करें यहां से, तो रेडियस ऑफ लूप आर शुड बी व्हाट, ईएमएफ, दिस इज 15.4 मिली यानी 10 टू पावर -3। ओमेगा एंगुलर स्पीड, दिस इज 100 ओमेगा ई राइज टू अपने पास, दिस इज 100। मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, पाई दिस इज 22/7 जैसा इंफॉर्मेशन गिवन है, पाई ये यूज कर लो भाई। और अपने पास साइन ओमेगा टी, ये एंगल 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अच्छा, क्या साइन 30 बनेगा हाफ? बिल्कुल। अगर इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो ये अपने पास बनेगा देखिए, इसको 15.4 को बोल सकते हैं 154 इंटू 10 टू पावर -4। यहां से अगर और बात किया तो 100, क्या इसको हाफ बोल सकता हूं मैं, 0.5, ये 10 टू पावर 2, दिस इज हाफ, दिस इज 22/7 एंड साइन 30 ऑल्सो हाफ। ओके चलिए यहां से अगर मूव करें तो देखो भाई, ये 22 डिवाइड होगा 22 इंटू 7, ये बनेगा 54। तो अगर 754 बना तो स्टूडेंट्स ये हो गया 7, और ये 7 ऊपर जाएगा तो ये 7, 10 टू पावर -4 टू 10 टू पावर -6, नीचे क्या भाई, अच्छा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो अगर 2 ऊपर चला गया तो 4 और आ गया, इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, 4 का हो गया 2, ये हो गया 7 इंटू 10 टू पावर -3। तो यहां से अगर मूव करें तो रेडियस वॉट, 2 इंटू 7 14 इंटू 10 टू पावर -3, 14 इंटू 10 टू पावर -3, और एमएम में चाहिए तो इट शुड बी 14 mm। तो रेडियस ऑफ लूप शुड बी 14 mm। यहां से अपन सोल्व किया तो इसके अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ लूप शुड बी 14 mm। ओके चलिए, तो स्टूडेंट्स ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 46। मूव करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला कभी, ये रीड करते हैं इसको। टू masses m and 2m are connected by a light string going over a pulley disc of mass 30 m with radius r. The pulley is mounted on a vertical plane and it's free to rotate about its axis. The 2m mass is released from rest and is speed when it has descended through a height of 3.6 meter age. चलो क्वेश्चन समझते हैं क्या बोला गया। वो बोला गया assume string does not slip, मतलब पुली सफिशिएंट रफ है, सफिशिएंट फ्रिक्शन है, तो पुली रोटेट करेगा। फिर मतलब अपने पास पुली ब्लॉक सिस्टम, पुली हैविंग सफिशिएंट फ्रिक्शन एंड पुली ब्लॉक सिस्टम दैट इज रोटेटिंग पुली। चलिए जैसा बोला गया, तो लेट्स से फ्रेंड्स ये अपने पास पुली, और इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग पास कर दो भाई। तो अपने पास this block having mass 2m, this is m। ओके, पुली का रेडियस r 0.1 और पुली का मास अपने को गिवन है भाई, इसका मास दिस इज 30 m। क्या बोला गया है, मीटर पर सेकेंड। ओके देखो स्टूडेंट्स ऐसा कुछ सुना रही है, तो अगर लेट से इसको यहाँ पे अपने होल्ड किया हुआ है
और जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये हैवी ब्लॉक नीचे जाएगा, जितना हैवी ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये लाइट ब्लॉक ऊपर जाएगा, और हैवी ब्लॉक नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो इनका होगा ट्रांसलेशन मोशन। अगर इनका ट्रांसलेशन मोशन हुआ तो साथ में पुली करेगा रोटेट, बिकॉज पुली पे प्रेजेंट है सफिशिएंट फ्रिक्शन। तो अगर पूछा क्या गया कुछ टाइम के बाद अगर ये ब्लॉक्स एच हेड नीचे गया तो एच हेड ऊपर जाएगा, उस टाइम पूछा गया अपना स्पीड ऑफ ब्लॉक्स। देखिए लेट से ये अपने पास है इनका इनिशियल पोजीशन, इनिशियल रेफरेंस पॉइंट। अगर ये इनिशियल पोजीशन है तो क्या अपन अगर नेक्स्ट डायग्राम बनाए तो ये ब्लॉक्स एच हेड नीचे गिरना चाहिए। तो देखिए कुछ टाइम बाद सिनेरियो क्या बनेगा, तो अपने पास ये था इनिशियल रेफरेंस लाइन, ओके। इससे ये हैवी ब्लॉक एच हेड नीचे आ चुका है, तो सेम ये लाइटर ब्लॉक एच हेड ऊपर जा चुका है, बोल सकते हो। इस टाइम पे 2m ब्लॉक का स्पीड v होना चाहिए, तो सेम इस ब्लॉक का ऊपर होना चाहिए स्पीड v, और सेम टाइम पे अपना जो डिस्क है शुड बी रोटेट लेट सपोज विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, यस और नो। अगर एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करेगा तो भाई हो क्या रहा है, इस सिस्टम में ब्लॉक्स अगर डाउनवर्ड जा रहे हैं तो ब्लॉक्स का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए। तो कुल मिला के अपन लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। दूसरा यहाँ पे पुली का हो रहा है प्योर रोलिंग, मतलब कहीं पे स्लिपिंग नहीं हुआ। अगर स्लिपिंग नहीं हुआ तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है, क्या बोल सकते हैं इसका टेंजेंशियल स्पीड v है, तो वी कैन से सर v इज इक्वल टू ओमेगा r, क्या बोल सकते हैं उसको, टेंजेंशियल स्पीड है इसका v, तो v इज इक्वल टू ओमेगा। चलिए यूज करते हैं भाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन यूज करें बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। चलिए यूज करते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्या अपन देख पा रहे हैं कि इनिशियली दोनों ब्लॉक रेफरेंस लाइन पे है, तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ब्लॉक्स रेस्ट पे डिस्क रेस्ट पे तो उनका के भी जीरो, सबका पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी चलिए चेक करें। अच्छा 2m ब्लॉक रेफरेंस के नीचे गया तो पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए नेगेटिव, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी -2m gh प्लस आगे ये लाइटर ब्लॉक ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया m gh, ओके। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक्स, तो दोनों ब्लॉक्स ट्रांसलेशन मोशन में, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो फर्स्ट का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, सेकंड के लिए क्या बोल सकते हैं सर, हाफ मास 2m इंटू वी स्क्वायर, ये हो गया ट्रांसलेशन के ऑफ ब्लॉक्स। साथ में क्या अपन देख पा रहे हैं कि ये जो पुली है, पुली करा रोटेट, ड्यू टू रोटेशन इसके पास होना चाहिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो पुट करें इसको तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स सिंपलाई करते हैं इसको, तो -2mgh प्लस mgh, ये बनेगा -mgh, इधर लेके आओ तो बनेगा प्लस mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस 2 हाफ mv स्क्वायर, वी कैन से दिस इज 3/2 mv स्क्वायर। अच्छा हाफ आई, इसको देखते हैं, आई इज व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क अबाउट वर्टिकल अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर प्लेन, इसका क्या mr²/2 होगा, बिल्कुल होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², बट इसका मास कितना भाई 30m r², ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर। क्या अपन ओमेगा को v/r रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल, तो ये हो गया भाई v/r होल स्क्वायर। यहां से थोड़ा और सोल्व करें इसको, दिस इज व्हाट mgh 3/2 mv स्क्वायर, यहां से r² से r² कैंसिल होगा, वी कैन से दिस इज व्हाट 30 mv स्क्वायर बाई 2, यस ओ नो। तो अगर यहां से किया अपने तो क्या अपने पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 3/2 mv स्क्वायर हाफ, स्टूडेंट यार 2 और आना चाहिए अभी, दिस इज 2 क्योंकि mr²/2 तो दिस इज 4, तो यहां से हो गया mgh
सोल्व करें इसको, 4 एलसीएम लो तो होगा 6 + 36 mv स्क्वायर बाई 4, तो यहां से हो गया mgh 9 mv स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो स्पीड v वी हैव टू कैलकुलेट, तो स्पीड v शुड बी gh बाई 9। ओके, तो h गिवन अपने को 3.6, जस्ट पुट करो, तो 10 3.6 बाई 9, तो दिस इज वो 36 बाई 9, तो दिस शुड बी √4। क्या √4 को 2 बोल सकते हैं? बिल्कुल, तो स्पीड होना चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड शुड बी 2, तो इसका आंसर आएगा आंसर 2। ओके, तो ये क्वेश्चन बेस्ड था अपना रोटेशनल मोशन पुली ब्लॉक सिस्टम। चलिए स्टूडेंट्स, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 48। तो भाई 48 क्वेश्चन नंबर पास है कैपेसिटर का। चलिए रीड करते हैं इसको, क्या क्या है। कैपेसिटर P with capacitance 10⁻⁶ fully charged with a potential difference of 6 volt, okay, and disconnect from the battery. The charged capacitor P is connected across another charge Q with capacitance 20 microfarad. The charge on capacitor Q when equilibrium established will be। देखिए क्या बोला गया, इसको बात करें। लेट्स से कैपेसिटर फर्स्ट P, इसका आपको पोटेंशियल दिया V1 6 वोल्ट, उसका कैपेसिटी C1 लेट सपोज C, और उसका वैल्यू अपने को गिवन है 10 × 10⁻², यानी 10 माइक्रोफेरेड, सिंपल बात करो 10 माइक्रोफेरेड बोल सकते हो। तो भाई ये हो गया फर्स्ट। सेकंड जो अपने पास कैपेसिटर है, लेट सपोज C2, उसको बोल रहे अपन C2, ये Q है अपने पास, फर्स्ट है P, सेकंड Q। अच्छा सेकंड जो अनचार्ज है, अगर ये अनचार्ज है तो क्या इसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, तो इसका पोटेंशियल सेकंड का V2 0 है भाई। ओके, तो फर्स्ट P कैपेसिटर फुली चार्ज है, सेकंड Q अनचार्ज है, और सेकंड Q का जो कैपेसिटी अपने पास है वो है 20 माइक्रोफेरेड, यस और नो, तो कैपेसिटर Q। अब इन दोनों को कनेक्ट किया गया, अगर कनेक्ट करे, देखिए इधर ऐसा कुछ, तो कैपेसिटर P, ये कैपेसिटर Q, सिंस इनका पोटेंशियल डिफरेंट है तो चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और चार्ज फ्लो होगा तब तक जब तक फाइनल पोटेंशियल इक्वल ना हो। तो एक टाइम के बाद दोनों कैपेसिटर्स एक कॉमन पोटेंशियल अचीव करेंगे। लेट सपोज इनका कॉमन पोटेंशियल आएगा V कॉमन। अगर यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल चाहिए तो क्या बोल सकते हैं अपन, जैसा अपन जानते हैं सर, फाइनल कॉमन पोटेंशियल इज व्हाट, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है, बिल्कुल होता है। C1 फर्स्ट कैपेसिटर कैपेसिटी सर 10, V1 6, C2 20, V2 0, डिवाइड बाई C1 10 प्लस 20, तो दिस इज व्हाट 60/30, इट शुड बी 2 वोल्ट। तो फाइनल कॉमन पोटेंशियल हो चुका अपने पास फ्रेंड्स, ये आ गया 2 वोल्ट। नाउ क्या पूछा गया क्वेश्चन में, पूछा गया चार्ज ऑन कैपेसिटर Q, चार्ज ऑन कैपेसिटर Q, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर Q इज व्हाट, कैपेसिटी ऑफ Q इनटू फाइनल कॉमन पोटेंशियल, Q इज इक्वल टू CV बोल सकते हो। तो चार्ज कैपेसिटी ऑफ Q ये दिया 20 माइक्रो, तो 20 × 10⁻⁶ इनटू कौन पोटेंशियल 2, तो इट शुड बी 40 × 10⁻⁶ कूलम। तो चार्ज शुड बी 40 × 10⁻⁶ कूलम। तो किस फॉर्म में दिया आपने को, अल्फा × 10⁻⁵। तो अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो क्या लिख सकते हैं इसको, 4 × 10⁻⁵। तो उसके अकॉर्डिंग अल्फा होना चाहिए 4, क्या होना चाहिए भाई 4। तो ये क्वेश्चन बेस्ड था अपना कैपेसिटर का। ओके, तो ये भी एक इजी और मॉडरेट क्वेश्चन है, इजीली सोल्व किया जा सकता है इसको। नेक्स्ट, तो यहां तक हो चुका 48 क्वेश्चंस। नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन 49। चलो फ्रेंड्स 49 रीड करते हैं। तो क्या बोला गया भाई, ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.2, carries electric current of 1.6 ampere when ends are connected to a 2 volt battery, mobility of electron in the conductor H। okay, चलो डायग्राम से समझते हैं। लेट्स से दिस इज सिलेंड्रिकल कंडक्टर, चलो भाई, ऑफ लेंथ 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया ये रहा A 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर,
करंट पास हो रहा है आई 1.6 कनेक्टेड, ओके, पोटेंशियल कितना भाई 2 वोल्ट बैटरी, मोबिलिटी पूछा गया। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मोबिलिटी की बात करें सबसे पहले तो क्या ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पीडी, दिस इज 2 वोल्ट। तो क्या इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सर पीडी अपॉन लेंथ ऑफ, पीडी अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो पीडी 2 लेंथ 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए 1 वोल्ट पर मीटर। तो गिवन डेटा से कंडक्टर के अक्रॉस लेंथ आ चुका है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1 वोल्ट पर मीटर। नाउ सिंस अपन जैसे जानते हैं कि आई इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर NEAVD होना चाहिए, I इक्वल टू NEAVD, बिल्कुल सही बात। अच्छा दूसरी बात पूछा गया मोबिलिटी, मोबिलिटी म्यू डिफाइन एज, कैसे डिफाइन करते हो? मोबिलिटी म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज VD बाई E। ओके, VD को कैसे ला सकते हैं अपन? बिल्कुल सर, इट्स इज I अपॉन NEA इंटू V, तो दिस बिकम्स म्यू, दिस बिकम म्यू। अगर ये म्यू आया तो मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू I अपॉन NEA। चलो डेटा पुट करते हैं फ्रेंड्स, तो I दिया आपको 1.6, 1.6, N फ्री चार्ज करे डेंसिटी, फ्री चार्ज करे डेंसिटी ये रहा 5 इंटू 10 टू पावर 28, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर, दिस वन, तो 0.2 10 टू पावर मिलीमीटर का स्क्वायर 6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 1। चलिए, तो अगर इसको सोल्व किया जाए इस फॉर्म में चाहिए अपने को, देखिए क्या अपन सोल्व करें, 1.6 से 1.6 कैंसिल, बिल्कुल सही बात। अच्छा 5 इंटू 0.2, अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट्स 5 इंटू 0.2 इट शुड बी 1, ये भी सही है। आगे बढ़ो, ये पावर बचा 10 पावर 28, और ये देखिए 19 और 6 माइनस 25, और ये 28 तो बचेगा 10 पावर 3, तो 1 अपॉन 10 टू पावर 3, और अगर सोल्व करें इसको तो इट शुड बी 10 टू पावर माइनस 3, तो मोबिलिटी म्यू शुड बी 10 टू पावर, ये था 10 टू पावर 3, तो 10 टू पावर माइनस 3, ये आना चाहिए मोबिलिटी। अगर इसके अकॉर्डिंग गए तो मोबिलिटी क्या है गिवन है, अल्फा इंटू 10 पावर माइनस 3, तो कंपेयर करें तो दिस इज व्हाट 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 होना चाहिए, तो अल्फा इंटू 10 पावर माइनस 3 के अकॉर्डिंग अल्फा शुड बी 1। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो इसका आंसर आएगा 1। ओके, चलिए तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 49। तो यहां से आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 50। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 50 अपने पास स्क्रीन पे है, चलो रीड करते हैं इसको। देखिए क्या गिवन है, एन इंसुलेटेड सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब इज फील्ड, इनिशियल वॉल्यूम 60 is filled with a gas at 27 degree Celsius, ये initial temperature, to atmospheric pressure, initial pressure, then gas is compressed making the final volume, okay, final volume, while allowing the temperature to rise to 77, then पूछेगा final pressure कितना होगा। yes or no? देखो अगर जो डायग्राम से क्लियर करें स्टूडेंट, अपने पास क्या है, लेट से ये इनिशियल कंटेनर था ऐसा कुछ, यहाँ पे जो गैस फील्ड है, यहाँ पे जो भी पास गैस है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे इनका इनिशियल प्रेशर में पास है P1, इनिशियल प्रेशर P1, और लेट से वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 एंड नंबर ऑफ मोल N1, यस और नो। फाइनल अगर बात करें, अगर इसको कंप्रेस किया जाए, तो अगर इसको कंप्रेस किया गया तो गैस तो वही अपने पास, लेट से फाइनल प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T2 एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N2, यस सुनो। अब ऐसे एक बात समझो, अगर अपन गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसका वॉल्यूम, प्रेशर या टेम्परेचर चेंज हो सकता है, बट अमाउंट ऑफ गैस वो तो कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ गैस में कोई चेंजेस नहीं है। तो दोनों केस में आपका इनिशियल केस 1 और कंप्रेस करने के बाद केस 2, दोनों केस में ये कंटिन्यूस में अमाउंट ऑफ गैस सेम है, अमाउंट ऑफ गैस या नंबर ऑफ मोल सेम होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ मोल सेम करे तो क्या बोल सकते हैं भाई, दोनों केस का नंबर ऑफ मोल शुड बी सेम, यानी N1 इक्वल टू N2, यस बोलो।
अगर अपन n1 इक्वल n2 पुट करें, क्या अपन को पता है आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, सिंपल सी बात है। तो क्या नंबर ऑफ मोल को बोल सकते हैं सर PV बाई RT, यस और नो। तो यहां से अगर पुट करें n1 वॉट P1 V1 बाई RT1, P2 N2 वॉट P2 V2 बाई RT2। चलिए डेटा पुट करते हैं। P1 इनिशियल गैस का प्रेशर, दिस इज वॉट 2 atm। V1 इनिशियल वॉल्यूम, ये हो गया अपने पास 60 सेंटीमीटर क्यूब। R टेम्परेचर, तो ये स्टूडेंट था 27। अरे टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, बट यहाँ पे इक्वेशन में टेम्परेचर होना चाहिए केल्विन में। टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन में। तो 27 को कन्वर्ट करें तो 273 प्लस 27, दिस शुड बी 300 केल्विन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। P2 कंप्रेस करने के बाद प्रेशर आपको पूछा गया है, तो P2 एज इट इज। V2 क्या अपना वॉल्यूम हो गया 20, बिल्कुल सही। R इंटू T2, ये R इंटू टेम्परेचर T2 इज वॉट 77। अगर 77 की बात करें तो 273 प्लस 77, 273 प्लस 77, दिस वुड बी 320। तो 273 प्लस 77 ये ऐड कर लो बस। तो यहाँ से 280 प्लस 70 दैट इज 350, तो इट शुड बी 350। तो यहाँ से अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं इसको। चलिए सोल्व करते हैं। तो भाई R से R कैंसिल और ये जाएगा बस 3 टाइम्स। ओके, अगर और सोल्व करें तो इसको 0 से 0, ये जाएगा 7, ये गया 6। और अगर इसकी बात करें भाई 6, अच्छा ये ऊपर 6 है तो P2, ये 6 से 6 गया तो P2 आएगा 7 atm। तो नेक्स्ट फाइनल प्रेशर शुड बी 7 atm। तो आंसर आएगा स्टूडेंट इसका 7। ओके, तो ये था अपने पास इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 57 atm। ओके, तो स्टूडेंट आज के वीडियो में अपने डिस्कस किया है 22 जनवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर। जैसा अपने डिस्कस किया, देखा पेपर ओवरऑल बैलेंस्ड है। कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट है, और कुछ क्वेश्चंस या 2 या 3 क्वेश्चन की बात करें थोड़ा कैलकुलेटिव है। कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, ओवरऑल पेपर बैलेंस्ड है। ओके, तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।